प्रिंसेस बालकनी पर थी जब एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन वहां आई और उसे किडनैप कर लिया। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी और किडनैपर ने उसे बेहोश करने की कोशिश की। उसने बस आंखें बंद कर लीं और लड़ाई की आवाजें सुनने लगी। जब उसने आंखें खोली तो सब जमीन पर बेहोश पड़े थे। एक मास्क लड़का उसके पीछे आया और बचे हुए बैंडिट्स से उसकी रक्षा की, किक्स पंचेस मारते हुए और अपनी तलवार से सबको लाइटनिंग स्पीड में काट डाला। वो उसे एक हाइडआउट में ले गया क्योंकि बैंडिट्स पूरे शहर में उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन वो हाइडआउट ज्यादा देर नहीं चला और दोनों को खिड़की से कूदना पड़ा, हवा में उड़ते हुए और सब कुछ। जब ऑर्गेनाइजेशन का बॉस आया और उसने अपना मैजिक चलाया हमला करने के लिए, लेकिन लड़के ने उसे ऐसे रोका जैसे कुछ नहीं। उस कुत्ते जैसे आदमी ने मैजिक का ब्लास्ट छोड़ा, लेकिन एक भी निशाना लड़के या प्रिंसेस पर नहीं लगा। लड़के ने प्रिंसेस को सुला दिया ताकि वो देख ना सके कि वो क्या करने वाला है। हेंचमैन ने एरोज चलाने शुरू किए और उसने उन्हें आसानी से रोक दिया। वो सब अपनी तलवारें लेकर उस पर टूट पड़े हिट करने की कोशिश में, लेकिन सब बेकार साबित हुए। इस बच्चे के आगे लड़का बोर हो गया और पलटवार करने का फैसला किया। हर एक एरो को वापस बैंडिट्स पर फेंक दिया। चिहुआ हुआ सोचने लगा, यह लड़का है कौन? यह कैसी शक्ति है? लड़के ने लड़की को बाहों में लिए हुए भी एक रॉस और गन बुलाई जो स्पिरिट बॉम्ब बन गई। जब तक उस छोटे कुत्ते को समझ आया क्या हो रहा है, वो इस जबरदस्त शक्ति से जा टकराया। आसपास के सब लोग पूछने लगे यह लड़का कौन है और उसने ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को कैसे गिराया। यह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक दूर के गांव में एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। जब ड्रैगन ने एक तरफ देखा तो उसे 3 लड़के रॉक पेपर सिजर्स खेलते नजर आए। ये कोई साधारण ट्राइब नहीं थी, ये क्रो ट्राइब के थे। उनमें से जो जीतेगा उसे ड्रैगन से लड़ने का सम्मान मिलेगा। ड्रैगन ने उसे डराने की कोशिश की और बस एक मुक्के में आसानी से हार गया। लड़के ने तो थोड़ी विक्ट्री डांस भी की। उसके भाइयों के पीछे कुछ ऑर्क्स आ गए। उनमें से एक उत्साहित हो गया, तलवार निकाली और पल भर में ऑर्क्स को काट डाला। उस थोड़े से मजे के बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट ने, जो इस पागल परिवार में सबसे छोटा है, अपने पिता से कैपिटल जाने की इजाजत मांगी। उसके पिता ने पूछा वो ऐसा क्यों चाहता है, जबकि वो पहले से गांव का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट और सबसे बड़ा मेज दोनों एक साथ है। एमसी ने कहा मॉन्स्टर्स का शिकार करना अब मजेदार नहीं रहा। 10 सेकंड बाद एक पागल लड़की आई और अपने ही पिता पर हमला कर दिया। पिता ने हर एक वार को रोका, बिना ठंडक खोए उसे लेक्चर देते हुए। हाँ, पक्का पागलों का परिवार है। जब एमसी भागने की योजना बना रहा था, विलेज चीफ ने एक ऐसा फैसला किया जो सब बदल देगा। काउंसिल मीटिंग में उसने घोषणा की कि उसका सबसे छोटा बेटा अगला लीडर बनेगा। लीडर को सबसे ताकतवर होना चाहिए और इस 12 साल के बच्चे ने अकेले अपनी ताकत से ड्रैगन पकड़ा था। इसके अलावा वो एक साथ 2 तरह का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है जो माना जाता था कि असंभव है। काउंसिल इन सब बातों को प्रोसेस भी नहीं कर पाई थी कि एक आदमी चिल्लाते हुए दौड़ा आया उन्हें देखने के लिए बाहर आने को कह रहा था कि क्या हुआ। जब वो बाहर आए तो एंट्रेंस पर मरे हुए मॉन्स्टर्स का ढेर मिला। लीडर की बहन आई एमसी का एक नोट लेकर जिसमें लिखा था, कैपिटल गया हूं। यह गुड बाय नहीं, यह सायोनरा था। पिता ने कागज मोड़ा और बच्चे को तुरंत पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन लड़के ने सब सोच रखा था। एंट्रेंस पर छोड़ी गई लाशें सड़कर हवा में जहर फैला देती हैं। इससे पीछा करने में घंटों की देरी हो गई। 2 दिन बाद उसकी बहन, जिसने परिवार की प्रतिभा विरासत में पाई, उसने 3 ग्रुप्स बनाए अलग अलग रोल्स के साथ और उस शांत मुस्कान के साथ बोली, मेरे भाई की योजना काम नहीं करेगी। रात के अंधेरे में हमारा लड़का एक केव में ठंड से मर रहा था। गर्म चाय की चुस्की लेते हुए वॉरियर्स ने उसे ढूंढ निकाला। उन्होंने उसे पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन एमसी ने सब कुछ बड़ी आसानी से डॉच कर दिया। एक एक को पीटा बिना अपना एक्सप्रेशन बदले, फिर वापस जंगल में भागने निकल पड़ा। गांव में उसकी बहन माथा पकड़ रही थी। वह सोच रही थी कि 100 सोल्जर्स एक बच्चे को कैसे नहीं पकड़ सकते। पहाड़ों की गहराई में हमारे प्रोटैगनिस्ट ने सोचा था वो बच गया, लेकिन ये सोल्जर्स जोंक की तरह हैं और उसे अचानक पकड़ने की कोशिश करते हैं।
उसके दोस्त नोरा और हंस ने सब कुछ आजमाया उसे पकड़ने के लिए, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट यहाँ ऑरा फार्म कर रहा था, सब डॉज करते हुए। फिर सैमुराई ने जमीन काटने का आइडिया लगाया, जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट पहाड़ से फिसल गया। सबने सोचा वो पानी में जा गिरा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपने मैजिक से उड़ रहा था। सोना और हंस को शौक लगा जानकर कि वो मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। एमसी ने हवा में ही सबसे विदाई ली, पूरे परिवार का शुक्रिया किया, उनकी देखभाल के लिए लेटर्स भेजने का वादा किया और शहर की तरफ उड़ गया। आखिरकार सिविलाइजेशन तक पहुंच गया, गंदा 2 दिनों बिना नींद के, लेकिन पहुंच गया। अचानक एक आदमी एक बैग लेकर दौड़ता हुआ निकला, और जब तक उसे समझ आया कि वो चोर है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने उसे मूर्ख कहा क्योंकि उसने उसे भी लूट लिया था। पलक झपकते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके बिल्कुल बगल में खड़ा था। चोर समझ नहीं पाया वो वहां इतनी जल्दी कैसे आया और एक चाकू निकाल लिया। एमसी उसके पीछे पहुंच गया और अटैक्स को आराम से डॉज करने लगा। चोर पूरी तरह हैरान था। फिर प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे प्रकट हुआ और एक साधारण सा फ्लिक मारा, जिससे चोर काफी दूर जा उड़ा। बस उस एक छोटी सी मार से जैसे ही प्रोटैगनिस्ट जमीन से बैग्स उठा रहा था, गार्ड्स आ गए। लड़के ने समझाया कि दूसरा आदमी चोर है, लेकिन जब चोर भाग गया तो हमारे प्रोटैगनिस्ट को गिरफ्तार किया गया। वो सोच रहा था कि अपने पहले ही दिन शहर में वो जेल कैसे पहुंच गया। गार्ड ने आईडी मांगी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट की आस्तीन में एक चाल थी। उसने अपना स्पेशल मैजिक इस्तेमाल करके किसी और का डॉक्यूमेंट पकड़ लिया। जब गार्ड ने आईडी देखी तो तुरंत माफी मांग ली, क्योंकि लड़के ने एक नोबल का डॉक्यूमेंट पकड़ा था। वो तुरंत छोड़ दिया गया। शहर में घूमते हुए उसने एक दुकान देखी और कुछ खाना खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब बुजुर्ग आदमी ने वो बहुत रेयर कॉइन देखा तो वो शौक में आ गया और बोला उसके पास उसका छुट्टा देने के लिए इतना सामान नहीं है। एमसी चला गया। दिन बीत गया, सूरज ढल गया और प्रोटैगनिस्ट के पास सोने की कोई जगह नहीं थी। पैसे हैं, बस इस्तेमाल करना नहीं जानता। वो ट्रबल मेकर आया, 2 बड़े-बड़े भाइयों के साथ, गुस्से में बोला कि प्रोटैगनिस्ट को उसे उसकी सब परेशानी का हर्जाना देना होगा। उसके हाथ में जो कॉइन है वो सारी परेशानी की भरपाई करता है। एक मामूली बच्चे ने उसके साथी को हरा दिया, यह बड़ी अजीब बात है। उसने कहा वो नहीं मानेगा कि एक बच्चे ने उसे हराया, दावा किया कि बच्चे के पास कोई वेपन है। प्रोटैगनिस्ट ने पहचाना कि सामने खड़ा आदमी वही चोर है जिसने उसका बैकपैक लूटा था। उसने पूछा कि क्या ग्रुप के पास छुट्टे कॉइन्स हैं, क्योंकि वो थोड़ा ट्रेड करना चाहता है अपने सामान के साथ। भाई दोनों पहली बार अपने सामने एक व्हाइट गोल्ड कॉइन देखकर हैरान रह गए। फट से वो छोटा चोर उस चीज को पकड़ लेता है, सोच रहा है उसका पल्ला भारी है। वो बोला कि छुट्टे नहीं देगा और इससे बराबरी हो गई, एमसी को जाने दे रहा है। असल में एमसी को सही छुट्टा नहीं चाहिए, बस कुछ कॉइन्स ताकि शहर में एक और दिन गुजार सके। कोई दूर से बोला कि बड़े लोगों को ऐसे किसी बच्चे को तंग नहीं करना चाहिए। एक एडवेंचरर आया, सबको यह क्राइम करने से रोकने का आदेश देते हुए। उस आदमी को घेरते हुए वो मस्कुलर लोग बोले कि लड़ाई शुरू होने से पहले चले जाना बेहतर है। बिना कोई मौका दिए उस आदमी ने एक अपोनेंट को एक स्टाइलिश तरीके से मारा। उसके ठीक बाद उसने दूसरे गंजे को बस एक सटीक मुक्के से बाहर कर दिया। यह पूरा नजारा देखकर वो ब्लॉन्ड लड़का बेबस रह गया, कुछ करने में डर गया। उसके लिए सबसे अच्छा है कि निकल जाए जब अपोनेंट अभी भी दयालुता दिखा रहा है। भाई बेहोश नहीं हुए और दोबारा आ गए, दूसरा राउंड चाहते थे। दुर्भाग्य से वह आदमी अचानक हमले में धर दबाया गया और जमीन पर पड़ा। कहा बेगर के सामने गिरते हुए उसने पूछा कि क्या उस सीन के बाद प्रोटैगनिस्ट ठीक है। उसी रात वो दोनों एक बार में गए छोटे वाले की भूख मिटाने के लिए। उसने एमसी से कहा धीरे खाओ ताकि घुटे नहीं, बोला अगर जरूरत हो तो और खाने का इंतजाम कर सकता है। आखिरकार उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम लिस्बॉन कार्टर है और उसे लीस भी बुलाया जा सकता है। हीरो का नाम डेनमार्क है, उस महान देश डेनमार्क जैसा। यह देखते हुए कि बेगर के पास आज रात रहने की जगह नहीं है, उसने कहा कि इस बार में सोना एक अच्छा विकल्प होगा।
उसने मजाक में कहा कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है, उसका लक्ष्य कॉन्टिनेंट का एक नाइट बनना है। अचानक एक रेड हेयर्ड लड़की ने बातचीत के बीच में उसके दोस्त का ध्यान खींचा। उसने शिकायत की कि अब और बेगर्स को बार में लाने की जगह नहीं है। उसने देखा उसके साथी का चेहरा घायल है और पूछा क्या हुआ। लगता है यह दोनों के साथ अक्सर होता है, और दोनों में तू मैं शुरू हो गई। एलिस ने नाराजगी से एमसी को देखा जो खाना बंद ही नहीं कर रहा था। इससे दोनों एक असहज और शर्मनाक तरीके से एक दूसरे को देखने लगे। जाते जाते उसने कहा कि अगर वो जल्दी कैपिटल नहीं गए तो मर जाएंगे। यह लीस की बहन है, जिसने समझाया कि वो काफी थकी हुई है और बिना सोचे बोल दिया। उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि इस इलाके में फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है। वो एक गांव से है, पहाड़ों में, इसीलिए वो नहीं जानता कॉइन्स कैसे काम करते हैं। बताया गया कि इस एम्पायर में 8 तरह के कॉइन्स हैं और सबसे मूल्यवान है व्हाइट गोल्ड वाला। इन्हें केस कहते हैं। तरह तरह की सामग्री से इकोनॉमी चलती है। एक कागज का इस्तेमाल करके लीस ने विस्तार से समझाया कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है। एमसी ध्यान से कागज पर लिखी बातें पढ़ता है, चीजों की कीमत समझने की कोशिश में। से जानकर हैरानी हुई कि एक व्हाइट गोल्ड कॉइन एक फ्यूडल टेरिटोरी को 1 महीने से ज्यादा चला सकती है। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसने एक पैकेट च्युइंग गम के लिए अरबों रुपए की कीमत का कॉइन देने की कोशिश की थी। लड़के को कमरे में छोड़कर लीस ने कहा वो जाकर देखेगा उसकी बहन कहाँ है। इसी सुबह जल्दी लड़के ने देखा उसके पास थोड़ा खाली वक्त है और उसने अपना सारा इक्विपमेंट बिस्तर के इर्द गिर्द इकट्ठा किया। उसने सोचा कि इन चीजों में से कौन सी मार्केट में बेचने लायक है। उसने अपना व्हाइट गोल्ड कॉइन्स से भरा बैग देखा और समझा कि ये बेकार हैं क्योंकि कोई इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। तो फिलहाल जीने का एकमात्र तरीका है खुद का इक्विपमेंट बेचना। जब उसने अपना पॉकेट डायमेंशन बैग बनाया तो उसे लगा गांव के बाहर मैजिक इस्तेमाल करना काफी आसान है। जब उसे लगा कोई बिना दस्तक दिए कमरे में घुस रहा है तो हीरो ने जल्दी से सोने का नाटक किया। अगली सुबह उसने बिस्तर के पास एक नोट छोड़ा जिसमें बिस्तर और गर्म खाने के लिए शुक्रिया था। निकलते हुए उसने सोचा कि कुछ भी करने से पहले उसे एक प्रॉपर आईडी कार्ड चाहिए। चूंकि नोबल टाइटल लेकर घूमने से बहुत ध्यान खींचेगा, उसे कोई ऐसा चाहिए जो फेक आईडी बना सके। गांव में चोर सोचने लगे कि इतने सारे पैसों का क्या करें। सुझाव दिया कि आपस में बांट लें। उनकी योजना बिगाड़ने के लिए ब्लॉन्ड लड़के ने कहा कि इतने सारे पैसे बदलवाना आसान नहीं होगा और सावधानी जरूरी है। अचानक उसने देखा उसके दोस्त भाग गए, उसे अकेला छोड़कर। कहीं से आकर एमसी ने अपना पहला मकसद पूरा किया, उस गुंडे को हराया जिसने उसे लूटा था। एक जंगल में वो आदमी बुरी तरह घायल चेहरे के साथ जागा, सोचते हुए क्या हुआ था। वो मस्कुलर आदमी खुश होकर आया कि कैदी आखिरकार जाग गया। यह कह रहा है वो एक बहुत अजीब तरह से कपड़े पहने विशाल इंसान है। यह देखकर कि वो भाग नहीं सकता, बंधक ने रिहा करने की विनती की, पूछते हुए यह सब किसने किया। ओगर ने एक पेड़ पर मुक्का मारा और कहा उसके बंधक के साथ भी यही होगा। उसने कहा वो जानता है कि गांव में कोई फेक आईडी बनाता है और पूछा वो कौन है। दुर्भाग्य से वो गुंडा बोला कि उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो दाढ़ी वाला उस पर भरोसा नहीं करता और फिर धमकी देता है, एक पेड़ तोड़ते हुए। उसने कहा अगर जल्दी नहीं बोला तो बहुत बुरे तरीके से ऊपर पहुंचेगा। बंधक को सच में इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो किसी ऐसे को जानता है जो काम आ सके। कॉइन को देखते हुए उसने कहा कि उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए। जब उसने वो चीज हवा में उछाली और पकड़ी तो मैजिक धीरे धीरे छट गई। यह पता चला कि यह एमसी ही था पूरे वक्त। सीन एक बिजी बार में शिफ्ट हुआ जहां कुछ लोगों का ध्यान खींचा। एक अच्छी तरह से तैयार आदमी हॉल में दाखिल हुआ, सबका ध्यान खींचते हुए। यह है वो प्रोटैगनिस्ट जो सोच रहा है कहीं वो अपने डिस्गाइज में ज्यादा तो नहीं कर गया। वेट्रेस ने कहा उसने उसे पहले नहीं देखा और पूछा क्या वो मेन्यू देखना चाहेगा। नोबल के दिमाग में एक आवाज कहती है कि अगर वो सही ऑर्डर्स फॉलो करे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसने खाने के नामों में छुपा एक सीक्रेट कोड बोला।
अचानक लड़की का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने नोबल को फॉलो करने को कहा। वो जहां गए वो बार का अंडरग्राउंड एरिया था और काफी गहरा और छुपा हुआ लगता था। दीवार पर मैजिक से बना एक प्रोटेक्टिव बैरियर था जो ऐसी जगह के लिए बहुत अजीब था। लड़की ने खुद को एक सोर्सरेस के रूप में रिवील किया और अपनी मना से दूसरी तरफ का पोर्टल खोल दिया। उस जगह में दाखिल होने पर एक मैजिकल रूम में एक जिप्सी जैसी औरत नजर आई। वेट्रेस ने नोबल को अकेला छोड़ दिया, यह कहते हुए कि उसे अपना काम करना है। देखते हुए कि सामने वाला शर्मिंदा लग रहा है, उसने उसे बैठने को कहा। अपनी मैजिकल एबिलिटी से एमसी ने देखा कि सामने वाली औरत ने इस हॉल में 6 अलग अलग स्पेल्स लगाए हुए हैं। बाकी 4 हैं सीक्रेट, डिफेंसिव और ओफेंसिव स्पेल्स। और आखिर में सबसे दिलचस्प, दीवार के पीछे की जगह छुपाने का एक इल्यूजन। जो सवाल जा नहीं रहा वो यह है कि वो ब्लॉन्ड लड़का क्या चाहता है। यहां आकर आखिरकार वो रिवील करता है कि वो हमेशा से एक फेक आईडी कार्ड चाहता था, जिससे वो जिप्सी औरत हैरान हुई, जो सोच रही थी कि बहुत मुश्किल काम होगा। यह करने के लिए क्लाइंट को सारी सामग्री खुद लानी होगी, साथ में एक ओगर की हड्डी। अपने पॉकेट डायमेंशन मैजिक का इस्तेमाल करके वो फट से वो चीज अपनी इन्वेंटरी से निकाल लेता है। प्रभावित होकर लड़की उसकी तारीफ करती है, कहती है वो स्किल्ड है। प्रोटैगनिस्ट के मन में जो स्टेटस चाहिए वो है बैरन या उससे ऊपर। दुर्भाग्य से हाई स्टेटस वाली आईडी कार्ड्स पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव मैजिक होती है और वो औरत भी उन्हें नहीं बना सकती। लेकिन हीरो को परवाह नहीं, उसे लगता है स्पेल्स खुद लगाना आसान होगा। चूंकि वो आदमी जोर देता रहा, लड़की ने सर्विस के लिए चार्ज किया, जो लगभग 15 मिलियन होगी। बिल्कुल भी पेशेंस न रखते हुए वो ब्लॉन्ड लड़का एक व्हाइट गोल्ड कॉइन इन्वेंटरी से निकालता है। ध्यान से देखते हुए लड़की को एहसास हुआ कि उसका क्लाइंट इस दुनिया में बेहद अमीर होगा। उसने पूछा क्या फेक आइडेंटिटी के अलावा कुछ और भी खरीद सकते हैं। कहा कि जो भी कीमत हो दे सकता है। अगले दिन उसने अपना नया सामान जांचा, जिससे वो घूम फिर सकेगा। उसे कैपिटल का नक्शा और एम्पायर की आर्मी के कुछ पेपर्स मिले। उसके अलावा उसने कुछ मैजिक बुक्स और थोड़े छुट्टे पैसे लिए। उसे एहसास हुआ कि अगले कुछ दिनों तक पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। बार के अंदर से वो सोर्सरेस सोच रही है उसका क्लाइंट कौन था जो उसकी टेबल पर लगभग 4 बिलियन छोड़ गया। अपना मास्क उतारते हुए उसने सोचा कि वो कोई साधारण इंसान नहीं लगता। दुर्भाग्य से उसे यह सब किसी ऐसे को रिपोर्ट करना होगा जिसे ग्रेट मदर कहते हैं। क्लैन में उस युवती ने कहा कि अभी वो एम्पायर के बड़े शहरों में उसके भाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे नहीं लगता यह आसान होगा। मैजिक से दूसरों की तरह डिस्गाइज करने की क्षमता पूरी प्रक्रिया को और मुश्किल बना देगी। वैसे अब चिंता करने की कोई वजह नहीं, क्योंकि परिवार के अंकल को खबर मिल चुकी है। वो लेटर उस आदमी को मिलती है जो उसे ध्यान से पढ़ता है। उसे लगता है उसका भतीजा भागने की कोशिश करके बहुत परेशानी खड़ी कर रहा है। एक वेपन्स शॉप में एमसी कुछ ट्रेड्स के लिए बात कर रहा था। जब पूछा गया कि क्या वो दूर जा रहा है, उसने कहा कि उसके पास इतने सारे सामान के लिए कुछ सोचा है। उसने देखा वो आदमी जिसने पिछली रात उसकी मदद की थी, मर्चेंट से कुछ चीजें खरीद रहा है। वो छोटी रेडहेड चिढ़ी हुई है कि नेगोशिएशन ठीक नहीं चल रही, जो ठीक नहीं जा रही। वो अपने बड़े भाई को दोष देने लगी कि वो हमेशा बिना पैसों के शहर में घूमता है। यह इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर कमाई उन बेगर्स को दे देता है जो सड़क पर मिलते हैं। यह देखते हुए कि झगड़ा नहीं रुकेगा, एमसी ने बीच में आकर खेल बदलने की कोशिश की। उस लड़के को देखकर दोनों सिबलिंग्स हैरान हो गए जब देखा कि वो आइटम्स से लदा हुआ था। एक बार में लीसा ने कहा वो उसकी चिंता में थी क्योंकि वो सुबह बिना कुछ कहे अचानक चला गया था। रेडहेड ने विनम्रता से कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लड़के को पता था कि वो डेड वेट बन रहा था। इस बार परिवार का लंच प्रोटैगनिस्ट देगा, जिसने खुद ऑफर किया। उसने समझाया कि उसके क्लैन के पास कुछ पैसे थे, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सका क्योंकि उसे कॉमर्स की समझ नहीं थी। उत्सुकता से उन्होंने पूछा कि लड़का आगे कहाँ जाने का सोच रहा है। उसने ईमानदारी से जवाब दिया कि वो कैपिटल की तरफ जाना चाहेगा।
चूंकि वो पहले से यही प्लान कर रहे थे, बोरियर ने पूछा कि क्या इस सफर में साथ नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर लड़का आभारी हुआ, क्योंकि जहां वो जाना चाहता है वो बहुत दूर है। रेडहेड की ख्वाहिशों को अनदेखा करते हुए उसने कहा कि टीम में एक और इंसान होने से सब और मजेदार हो जाएगा। दुर्भाग्य से उनके पास कैपिटल जाने के ट्रेन्स के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसीलिए पैसों में एनसी की मदद बहुत काम आएगी। रेडहेड को देखते हुए उसने कहा उसके पास खुद की देखभाल के लिए पर्याप्त पैसे हैं। जब उसने कहा कि वो छोटी एलिस को भी थोड़ा उधार दे सकता है, वो बोलने में असमर्थ रह गई। सीन इंपीरियल पैलेस पर शिफ्ट हुआ, जहां परिवार का अंकल ब्लेडी वॉन, जो ड्रैगन ट्राइब का ग्रेट एम्परर है, उस आदमी की तारीफ करता है कड़ी मेहनत के लिए और एम्पायर को मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए। विनम्रता से उसने जवाब दिया कि यह सिर्फ उसका फाराजा था और कोई खास बात नहीं। लेकिन आराम से बैठते हुए उसने मेज पर पैर रख दिए, जिससे उनके मैजेस्टी नाराज हो गए। उसने पूछा कि यह अचानक मुलाकात क्यों, जब वो इतने व्यस्त हैं। समझाते हुए उसने कहा कि उसका सबसे छोटा भतीजा गांव से भाग गया, लेकिन यह उस लॉन्ड आदमी को ज्यादा परेशान नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि क्रो ट्राइब को आसानी से हराया नहीं जा सकता। दरअसल अंकल ने कहा कि राहत होगी अगर कॉन्टिनेंट का कोई भी गांव नक्शे से मिटे नहीं। और समस्या यह है कि इस लड़के को गांव का नया चीफ चुना गया था। उसने बताया कि भले ही वो केवल 16 साल का है, यह प्रोडिजी बेहद शक्तिशाली है। कहानियां कहती हैं कि उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक ड्रैगन पकड़ा था। यह सुनकर एम्परर बोलने में असमर्थ रह गया, स्थिति की गंभीरता समझते हुए। जाते जाते उसने कहा वो व्यस्त है, उसे अपने लोगों की देखभाल करनी है और इस समस्या में मदद नहीं कर सकता। भतीजे के बारे में पूछा गया तो उसने कहा यह परिवार की समस्या है। इससे वो हंटर नाराज हो गया, क्योंकि उसे यह समस्या अकेले ही सुलझानी होगी। कैपिटल की तरफ बढ़ते हुए वो आखिरकार उस ट्रेन के पास पहुंचे जो उन्हें मंजिल तक ले जाएगी। व्हीकल के अंदर तीनों अपनी सीटों पर बैठ गए। यह बताया गया कि वो फर्स्ट क्लास में हैं, जो सबसे महंगी सीटों में से एक है। झुंझलाई हुई लड़की ने समझाया कि कैपिटल पहुंचने में 4 दिन लगेंगे और वो सस्ती सीटों पर नहीं बैठ सकती थी, जब उनके पास इन सीटों के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे थे। लेकिन वॉरियर की उदारता ने बजट की बैंड बजा दी। दूर से ट्रेन को देखते हुए हमें दिखा ओक्स का एक ग्रुप जो लड़ाई ढूंढ रहे हैं। ट्रेन बिना रुके जितनी तेज हो सके पटरी पर दौड़ती रही। कार के अंदर कोई एम्पायर के लॉज और पुलिस के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। वो छोटी लड़की ने देखा कि उसके दोस्त की कॉन्सेंट्रेशन जबरदस्त है, क्योंकि वो ट्रेन चलने से ही पढ़ रहा है। उसे लगा वो सिविल सर्विस एग्जाम्स देगा, जो हर गर्मियों में होते हैं। यह एनसी का प्लान है, जिसके पास सारी जरूरी सामग्री पढ़ने के लिए लगभग 1 महीना है। एक अच्छे दोस्त की तरह वो सच में उम्मीद रखता है प्रोटैगनिस्ट कैपिटल में अपने सारे लक्ष्य हासिल करे। उसका प्लान अभी भी नाइट बनना है, लेकिन यह मुश्किल काम है क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा है। बातों के दौरान ट्रेन अचानक रुकी, बहुत तेज आवाज के साथ। खिड़की से बाहर देखते हुए रेडहेड ने पूछा कि कार इतनी अचानक क्यों रुकी। उठते हुए उसने कहा कि अगले स्टेशन तक अभी बहुत दूर है। एक तेज सिक्स्थ सेंस ने प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींचा और उसे लगा कि बाहर एक नजर डाल लेनी चाहिए। खिड़की से एक शरारती गॉब्लिन दिखाई दिया जो पूरी स्पीड से हमला करना चाहता था। यह देखते हुए कि उसका दोस्त लगभग टोटल होने वाला था, हीरो उसके पास गया उसका हाल जानने। जब उसने पूछा लड़की ठीक है, तो वो शर्मा गई। उन्हें एक हारा हुआ गॉब्लिन मिला, जिससे वो उत्सुक हो गए। नाइट ने कहा वो बाहर जाकर देखेगा कि सब सुरक्षित हैं। तलवार खींचते हुए उसे लगा गॉब्लिन्स ट्रेन पर हमला कर रहे हैं और उसे सबकी रक्षा करनी है। वो अपनी बहन को प्रोटैगनिस्ट के साथ अकेला छोड़ गया, कहते हुए जल्दी वापस आएगा। अपने भाई को जाते देख रेडहेड चिल्लाती रही, लेकिन वो घायल नहीं है और अकेली रह गई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगा कि उसका दोस्त भी कार में नहीं रहा, उसे अकेला छोड़ गया। ट्रेन में चलते हुए नाइट को आगे कुछ बहुत अजीब दिखा।
गॉब्लिन्स की एक पूरी फौज सभी पैसेंजर्स पर हमला कर रही थी जो जान की भीख मांग रहे थे। एक दुष्ट प्राणी होने के नाते उनमें से एक ने कहा कि वो हर सामान लूटेगा और जो भी इंसान मिलेगा उसे मार देगा। उस वक्त उनमें से एक एक एजेंट को गिराने वाला था। किसी ने चिल्लाकर उसे रोकने को कहा, उसका ध्यान खींचा। पूरी स्पीड से नाइट ने पहले गॉब्लिन को मारा, उसे हरा दिया। इससे उनका लीडर बहुत चिढ़ गया जो उस लड़के का खून मांग रहा था। दोनों के बीच एक तनावपूर्ण लड़ाई शुरू हुई। पूरी ताकत से वो जवान बहुत ज्यादा ताकतवर निकला और अपने अपोनेंट को गर्दन पर मारकर हरा दिया। यह देखते हुए कि उसने उस एरिया के सारे दुश्मनों को हरा दिया, उसने उन लोगों से पूछा जिन्हें उसने बचाया कि वो ठीक हैं। उसने चेताया कि पीछे की सीटें सेफ होनी चाहिए, यह नहीं देखते हुए कि दुश्मन पास आ रहे हैं। दुर्भाग्य से गॉब्लिन की बाकी फौज भीड़ में आ गई। हालांकि उन्हें मारने से पहले एक नीला ऑरा पूरे बैटल ग्राउंड पर छा गया, जिससे हर गॉब्लिन एक एक करके साफ होने लगा। पल भर में पूरा कमरा बिना ज्यादा मेहनत के साफ हो गया। यह प्रोटैगनिस्ट का काम था जो ट्रेन के बाहर छुपकर अपने दोस्त की रक्षा कर रहा था। बेसब्री से वो सोचता है कि उसे अभी इस बकवास के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि उसका प्लान है जितनी जल्दी हो कैपिटल पहुंचना, एग्जाम के लिए पढ़ाई करने। कार के अंदर से रेडहेड देख सकती है उसका दोस्त बाहर उड़ रहा है। यह नजारा उसे हैरान कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इतना ताकतवर है। पूरी लड़ाई के बाद ट्रेन कैपिटल के पूर्व के स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब रही। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट अपनी मंजिल पर पहुंच गया एडवेंचरर्स के साथ। रेडहेड हमेशा की तरह शिकायत कर रही है क्योंकि वो डरती है कि उसका भाई किसी खतरनाक एडवेंचर में मारा जाएगा। कहती है कि अगर वो कभी स्वर्ग चला गया तो वो उसे दोबारा दफनाने के लिए खुद खोदकर निकालेगी। वो एमसी से भी शिकायत करती है, पूछती है कि जब उसे उसकी रक्षा करनी थी तो वो कहाँ चला गया था। हीरो के सामने एक आदमी एक कैरेज के सामने एक नागरिक पर चिल्ला रहा था, कह रहा था कि वो रास्ता रोक रहा है और पूछ रहा था क्या उसे पता है व्हीकल में कौन है। घबराहट में वो आदमी माफी मांगने लगा। एलिस ने अपने भाई से कहा कि दखल न दे, नहीं तो वो अकेले घर जाएगा। एक तेज नजर से प्रोटैगनिस्ट ने कैरेज पर वुल्फ क्रेस्ट की पहचान की। यह बताया गया कि लड़के का शुरुआती प्लान है कि शहर में और कुछ करने से पहले बैंक जाए। कैपिटल के ग्रैंड बैंक के अंदर क्लर्क ने पूछा कि वो किस तरह मदद कर सकती है। अपने सारे पैसे स्टोर करने के लिए उसने कहा कि वो अकाउंट खुलवाना चाहता है। कुछ भी करने से पहले क्लर्क को उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए था। जब वो युवती आखिरकार वो चीज मिली, उसने उसे कोड पढ़ने के लिए एक मैजिकल डिवाइस के सामने रखा। उस चुप्पी ने लड़के को तनाव में डाल दिया। डर था कि उसके प्रोटेक्टिव स्पेल्स में कुछ गड़बड़ हो गई। उसने सोचा क्या होगा अगर वो एक भरे भरे कैपिटल में पकड़ा जाए। सारा तनाव दूर करते हुए लड़की ने कहा कि लड़के की पहचान सक्सेसफुली कंफर्म हो गई और वो अकाउंट बना सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर उसे एक टैबलेट मिली जिस पर इंस्क्रिप्शंस थे जो उसे अकाउंट तक पहुंच देते हैं। अब से इसी तरह वो इस दुनिया में बिजनेस कर सकेगा। यह एक तरह के कार्ड की तरह काम करता है, जिसका मतलब है कि वो आखिरकार अपना गोल्ड छोटे कॉइन्स में बदल सकता है। एक बार फिर शिकायत करते हुए रेडहेड ने कहा कि वो बैंक के बाहर बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और अपने दोस्त को एक थैला दिया। यह पिछले दिनों के लंच का भुगतान है, लेकिन हीरो यह नहीं चाहता। अब प्लान यह है कि दोनों ग्रुप्स अलग हो जाएं, क्योंकि एडवेंचरर के पास काम है और देर नहीं करना चाहता। इससे वो नाइट बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसे उसकी संगत अच्छी लगी थी। दरअसल वो छोटी बहन ने कभी नहीं भुलाया वो दृश्य जो उसने कैरेज में देखा था, इसीलिए वो इतनी परेशान रहती है। उस वक्त उसे याद आया। उसने सोचा कि उसका दोस्त हवा में क्या कर रहा था। उसका चेहरा देखते हुए उसे लगा कि उसने उस तनावपूर्ण पल में न भागकर अपने साथ अच्छे पॉइंट्स बनाए। लड़की को जाते देखकर उसने कहा कि एनसी ने शायद रास्ते में कुछ सही किया होगा। नाइट जाते हुए अपने दोस्त को सिविल सर्विस एग्जाम के लिए शुभकामनाएं दी। अपने दोस्तों को जाते देखते हुए इस युवक का प्लान है कि अगले कुछ दिनों के लिए सोने की जगह ढूंढे।
ठीक यही वो करता है। आगे एक रियल एस्टेट एजेंसी जाकर वो बुजुर्ग औरत उस लड़के पर कॉम्प्लेक्स सवालों की बौछार कर देती है, उसे बेसब्र कर देती है। आखिरकार महसूस करती है कि वो बहुत जल्दबाजी में थी, तो माफी मांगती है अपनी घबराहट के लिए। आखिरकार वो बताता है कि वो अकेला रहेगा क्योंकि वो बहुत दूर के इलाके से आया है। लड़के का प्लान है सिविल एग्जाम देना और कैपिटल में कुछ वक्त के लिए काम और रहने की जगह पाना। यह एग्जाम देने का मतलब है कि लड़का कम से कम 1 महीने शहर में रहेगा। वो बुजुर्ग औरत सारी बातें जानती है क्योंकि उसका बेटा भी जल्द से जल्द यह टेस्ट देने वाला है। उसने बताया कि टेस्ट पास करते ही उसे ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल जाना होगा। हीरो ने सोचा कि सिविल सर्वेंट बनना रियल लाइफ जितना ही मुश्किल है। अच्छी खबर यह है कि एक स्टूडेंट के लिए जरूरी कंडीशंस वाला एक घर है। उस इलाके के ज्यादातर घरों में 1 साल का किराया पहले से देना पड़ता है और यह अकेला है जिसमें नहीं। भले ही किराया ज्यादा है, यह रियल एस्टेट एजेंसी का इस वक्त एडवेंचर के लिए सबसे अच्छा ऑफर है। उस मैंशन की मालकिन का नाम अर्शिला है और वो अपने क्लाइंट से मिलकर खुश है। यह नाम सुनकर वो मेज हैरान हो गया क्योंकि उसे यकीन है कि यह नाम पहले सुना है कहीं। पास आते हुए वो युवती ने आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगा क्योंकि उसके बेटे को कुछ लोग पसंद नहीं। यह देखकर कि उसका कार्ड सही है, हीरो ने कहा कि उस युवती का नाम कहीं जाना पहचाना लगता है। यह बताया गया कि उसका बेटा एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर है, इसीलिए उपनाम इतना मशहूर है। यह इंसान उन नोबल्स की हीरो की लिस्ट में है जिनके पास फेक आइडेंटिफिकेशन है। उसका नाम अरकांता आर्टीमियस है, एम्पायर का एक बेहद ताकतवर नोबल। उत्सुकता से उसने पूछा कि एक नोबल परिवार घर क्यों किराए पर दे रहा है, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं है। लड़की ने समझाया कि वो ऐसा करती है क्योंकि उसे दूसरे लोगों की संगत पसंद है। जब डोरबेल बजी, मालकिन ने कहा यह शायद कोई गेस्ट होगा। यह सब सोचकर मेज को लगा कि यह डील खतरनाक है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जरूर उसके अंकल के करीब होगा। पहले वाला परिवार उसी घर में रहने के लिए आ गया। अपने दोस्त को तुरंत देखते ही नाइट उस संयोग से हैरान रह गया। वो सिचुएशन बड़ी हास्यास्पद है जब उन्हें पता चला कि तीनों एक ही जगह किराए पर लेने आए हैं। रॉयल पैलेस में किसी को कई डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं। प्राइम मिनिस्टर को पता चला कि सिविल एग्जाम नजदीक है। उसे यह भी पता चला कि उसके घर में कौन रहने वाले हैं। पेपर्स पढ़ते हुए उसने सोचा कि उन्हें देखे बहुत वक्त बीत गया है। उसने कहा कि वो इन जवानों से तब मिला था जब वो छोटे बच्चे थे। उसे जानकर खुशी हुई कि छोटी एलिस मैजिक एकेडमी में दाखिल होगी और उसका भाई नाइट्स में। यह देखकर कि एक तीसरा एडवेंचरर भी है, वो उत्सुक हो गया कि यह इंसान कौन है जिसे वो नहीं जानता। उसके असिस्टेंट ने इंफॉर्मेशन देखी और बताया कि वो लड़का टेस्ट देने आया है और उसकी आईडी एक नोबल की है। इसके अलावा लगता है एनसी को वो दोनों सिबलिंग्स पहले से जानते थे। अब रहा यह कि नोबल क्या फैसला करे इस बारे में, उस अनजान तीसरे एडवेंचरर के बारे में जो उसके घर में है। अपने नए घर में आराम करते हुए उसे लगा कि किसी तरह वो इस मैंशन में रहने को राजी हो गया, सोचते हुए कि उसने शुरू से ही घर क्यों नहीं खरीदा और अब इस लीज में फंस गया। हालांकि यहां रहने से उसे नजरों से बचने में मदद मिल सकती है। भले ही कैपिटल के मिनिस्टर के सामने छुपना मुश्किल है, मदद के लिए उसका दोस्त दूसरों को उसकी पहचान कंफर्म कर सकता है। बाहर प्रोटैगनिस्ट ने देखा एक भीड़ जमा है। उसने एनालाइज किया कि मैंशन के आसपास बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं, सामान्य से ज्यादा। उसी रात एक गंजा आदमी एक अजीब जगह गया। उसे हवा में एक अजीब ऑरा महसूस होने लगी और उत्सुकता जागी। अचानक वो सोल्जर बिना यह समझे बेहोश हो गया कि हमलावर कौन था। जमीन पर गिरकर वो हैरान रह गया जब उसे किसी का हवा में उड़ना महसूस हुआ। अच्छी खबर यह है कि इस दुनिया में पौधों की जड़ों में हिप्नोटिक इफेक्ट्स होते हैं। टारगेट के पास आते हुए उसने कहा कि वो बस एक बार विनम्रता से पूछेगा, अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए। उसने पूछा कि गार्ड्स घर के चक्कर क्यों लगा रहे हैं। इस सब का कारण यह है कि दूसरी मंजिल के गेस्ट को 24 घंटे नजर में रखना है।
इससे एमसी डर गया, क्योंकि शायद मिनिस्टर को पता है वो कौन है। लेकिन यह समझ नहीं आता क्योंकि उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। दुर्भाग्य से वो गंजा आदमी नहीं जानता कि लड़का 1 महीने से ज्यादा समय से निगरानी में क्यों है। शायद घर का मालिक बस अपने गेस्ट के बारे में शक में है, इसीलिए नजर रख रहा है। सोल्जर धीरे धीरे हिप्नोसिस से जागने लगा और जब उसने आंखें खोली तो उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। अच्छी बात यह कि हीरो वक्त पर भाग निकला अपनी फ्लाइंग पावर इस्तेमाल करके। घर वापस वो अपनी डेस्क देखता है और एक मास्क इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। अगली सुबह वो नाइट पूछता है। उसके दोस्त ने लेटेस्ट खबर देखी। चिंतित होकर वो पढ़कर अपने साथी को बताता है। ल्यूपिनो नाम के किसी ने मार्कीज के मैंशन से एक कीमती चीज चुराई। आखिरकार हीरो को एहसास हुआ कि वो वुल्फ क्रेस्ट उसी का निशान था जिसे लूटा गया। और भी बुरा यह कि चोर ने अगले क्राइम की नोटिस भेज दी जो अगले दिन होगा। बेसब्री से रेडहेड ने कहा, दोनों को फालतू बातें छोड़कर जल्दी खाना खा लेना चाहिए। अगर ऐसा चलता रहा तो नाइट्स और रॉयल ट्रेजरी दफन हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि चुराए गए जेम्स नॉर्मली ब्लैक मार्केट पर बिकते हैं और यह देखना रॉयल ट्रेजरी की जिम्मेदारी है कि पैसे कैसे मूव हो रहे हैं। तो सब अपना सामान दफनाएंगे यह जानने के लिए कि कौन सा इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है। वैसे यह कोई साधारण जेम नहीं है, बल्कि कैपिटल की सबसे कीमती चीजों में से एक है। 1 महीना बीत गया और लड़के ने पढ़ाई की, एग्जाम देने के लिए तैयार। आखिरकार वो असिस्टेंट के पास गया टेस्ट शुरू करना चाहते हुए। दुर्भाग्य से उसने माफी मांगी, बताया कि आज काम बहुत मुश्किल है। शुरू करने से पहले उसने एक फॉर्म दिया और कैंडिडेट को भरने को कहा। दूर से वो सोर्सरर लोगों की इलीगल ट्रांजैक्शंस के बारे में बातें सुन सकता है। लोग पूरी तरह पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि एक मामूली चोर की वजह से उनकी परेशानी हो रही है। रात होती है और हम देख सकते हैं कई नाइट्स इकट्ठे हैं। कोई रूफटॉप्स पर है, कह रहा है उसे असली समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए यह करना पड़ा। और वो सोसाइटी से माफी मांगता है, रिवील करते हुए कि वो चोर प्रोटैगनिस्ट ही है। वो एक ल्यूपिनो मास्क निकालता है अपनी पॉकेट डायमेंशन से। छत से कूदते हुए वो सोचता है कि आगे उसे रात में किससे मिलने जाना है। सोल्जर्स उस लड़के को उसके कमरे में हर वक्त देखते रहते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो सस्पेक्ट्स में से एक तो नहीं। हालांकि उस जगह में जो है वो मैजिक से बना एक होलोग्राम है। उसी रात सोल्जर्स इकट्ठे हैं, जानना चाहते हैं कि यह मौजूदा चोर कौन है। वो सब कॉन्टिनेंट की सबसे महंगी जेम की रखवाली कर रहे हैं, जिसे क्रिस्टल ऑफ द स्काइज कहते हैं। 2 सोल्जर्स बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ल्यूपिनो सच में आएगा, क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। वो सोचते हैं कि भले ही वो आए, वो चोर कुछ नहीं कर पाएगा उस जगह पर मौजूद वॉरियर्स की तादाद के कारण। इस काम का जिम्मेदार काउंट सबको चुप रहने और फोकस करने को कहता है। उसकी चिंता यह है कि क्या उसके आदमी इस बार उसके जेम्स की रक्षा कर पाएंगे। चिढ़कर उसने कहा कि वाइनिंग और कॉम्पिटेंस एक ही शब्दकोश में नहीं है। क्रिस्टल कीमती है, इसलिए अगर ये लोग इसकी रक्षा करने में नाकाम रहे तो उन्हें दोबारा कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अचानक एक सोल्जर आया, डरा हुआ, मुसीबत की बात करते हुए। उसने चेताया कि ल्यूपिनो काउंट मार्गरेट के मैंशन के अंदर दाखिल हो गया है। उसने बताया कि उसी रात सेफ से ढेर सारी चांदी और जेम्स गायब हो गई और उनकी जगह एक लेटर रख गया। इससे वो नोबलमैन बहुत नाराज हुआ, जिसे यकीन नहीं आता कि उसके दोस्त के मैंशन को लूटा गया। कमांडर की योजना है यूनिट्स को 2 हिस्सों में बांटना, ज्यादा इलाका कवर करने के लिए। सोल्जर का अनुमान है कि कमांडर के मैंशन में डकैती एक फॉल्स अलार्म थी, लेकिन वो स्वार्थी आदमी सुनना नहीं चाहता और सबको रुककर अपनी कीमती जेम्स की रक्षा करने का आदेश देता है। जब वो बहस चल रही है, हम देखते हैं कि क्रिस्टल ऑफ द स्काइज बिना किसी के जाने गायब हो गया। एक सोल्जर के भेष में प्रोटैगनिस्ट एक और कामयाब चोरी के साथ वहां से निकलता है। अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो एक पोर्टल एक्टिवेट करता है तेजी से कपड़े बदलने के लिए। पल भर में वो मशहूर चोर ल्यूपिनो के रूप में सामने आता है। हाथों में वो कीमती जेम, एक ऐसा काम जो बहुत
आसान था। भले ही वो ताकतवर है, प्रोटैगनिस्ट इतने सारे सोल्जर्स को नहीं हरा सकता। और उसका वादा था कि उसी रात कहीं और नहीं लूटेगा। एक कमरा जो मैजिकल प्रोटेक्शन से ढका है। सील्स उस लड़के का ध्यान खींचते हैं, यह देखते हुए कि इस कमरे में हर तरह का प्रोटेक्टिव मैजिक है। उसने सोचा कि क्या अंदर कुछ जरूरी है। उस विजर्ड के लिए अच्छी बात। इस दरवाजे का कोड तोड़ना बहुत आसान होगा। अंदर जाने पर उसे पता चला कि यह कुछ नहीं है बल्कि एक खाली कमरा है, इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं। हालांकि ज्यादा ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि एक कैबिनेट पर भी मैजिक का ताला है। स्पेल तोड़कर ड्रॉअर खोलने पर उसे कुछ दिलचस्प मिला। अंदर एक साधारण नोटबुक थी, बिना टाइटल के। अगले दिन वो नाइट एक बार फिर पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट ने खबर पढ़ी। उसने चेताया कि लुपिन ने 2 ऐसी जेम्स चुराई हैं जो कॉन्टिनेंट के लिए बेहद कीमती हैं। दरअसल काउंटेस मार्गरेट का डायमेट्रिस्ट नेकलेस 1000 साल से ज्यादा पुराना है। जाहिर है वो नेकलेस भविष्य में प्रिंसेस को गिफ्ट करने के लिए था। यह सुनकर लड़का जो पी रहा था उसमें गला घोंट गया, खबर से चौंक कर। यह बहुत बुरी खबर है क्योंकि उसकी चोरियां प्लान से बड़ी होती जा रही हैं, जिससे इरादे से ज्यादा ध्यान खींच रहा है। इंपेरियल पैलेस के अंदर एक मेड अपनी हाइनेस को बुला रही है। अचानक एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर से कोई चुपचाप बाहर निकलने लगा। एक पिंक ड्रेस में एक लड़की कमरे में चलने लगी, काफी देर तक छुपी रहने के बाद। यह तीसरी इंपेरियल प्रिंसेस है, जिसका नाम ऑरेलिया है। आखिरकार मेड ने उनकी हाइनेस को ढूंढ लिया जो गायब हो गई थीं। दुर्भाग्य से वो साथ नहीं चाहती और पीछा बंद करने को कहती है। भागते हुए, लोगों से दूर जाते हुए वो बालकॉनी तक पहुंच गई। भागने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश में हर गुजरते पल के साथ वो मेड और करीब आती जा रही थी, जिससे वो ब्लॉन्ड लड़की घबरा गई। बालकॉनी से बाहर देखते हुए उसके पास बस एक ही आइडिया है कि कूद जाए, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। ठंडा पसीना बहाते हुए वो ज्यादा नहीं सोचती और कूद जाती है। लगभग दूसरी बालकॉनी तक पहुंच जाती है। हालांकि हवा में रहते हुए उसे एहसास होता है कि वो पहुंच नहीं पाएगी, इतनी दूर, और वो गिरने लगती है। मेड आखिरकार बालकॉनी तक पहुंची, अपनी प्रिंसेस का दर्दनाक गिरना देखने के लिए। वहां से बगीचे के पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखता। जब उसने आंखें खोली तो प्रिंसेस को एहसास हुआ कि उसे एक मास्क्ड इंसान ने बचाया। घबराकर उसने पूछा, सामने वाला कौन है और क्या हो रहा है? हीरो ने बताया कि उसने देखा वो नौजवान लेडी खतरे में थी और उसने दखल देने का फैसला किया। सौभाग्य से उसने उसे आश्वस्त किया, कहा कि वो उसे किसी सेफ जगह पर ले जाएगा। लेकिन इससे पहले उसने पूछा कि क्या वो जानती है कि एम्पायर में तीसरी प्रिंसेस का कमरा कहाँ है। इससे लड़की घबरा गई, क्योंकि जाने अनजाने वो उसी की बात कर रहा था। उसने कहा कि वो तभी अपने बचाने वाले को जरूरी जानकारी देगी जब पहले उसे जमीन पर उतारा जाए। अपना मैजिक एक्टिवेट करते हुए विजर्ड ने लड़की को कसकर पकड़ने को कहा और वो शहर के ऊपर उड़ने लगा, जबकि लड़की रोते हुए चिल्लाती रही, आसमान में जाने से डरते हुए। ऊपर से बिल्डिंग्स को देखते हुए प्रिंसेस को एहसास हुआ कि इंपीरियल पैलेस कितना बड़ा है। अब जब वो सेफ थी, प्रोटैगनिस्ट ने एक बार फिर पूछा कि तीसरी प्रिंसेस का कमरा कहाँ है। सवाल को टालते हुए वो ब्लॉन्ड लड़की बोली कि इस तरह बात करना इतना आसान नहीं। लड़के ने पूछा वो क्या कर रही है, और उसने जवाब दिया कि शहर में कुछ डिलीवरीज करनी है। फट से हीरो ने वो डिलीवरीज करने की पेशकश की और लड़की को जमीन पर उतार दिया। उसने उसे वो नेकलेस दिया जो उसने पहले चुराई थी और कहा, उम्मीद है इससे बहुत परेशानी नहीं हुई। उस जेम को देखकर लड़की कंफ्यूज्ड हुई, लेकिन उसने समझाया कि यह बर्थडे प्रेजेंट है। बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए लड़का चला जाता है, कहते हुए कि वो नौजवान लेडी समझ जाएगी वक्त के साथ। वो लड़की बहुत कोमल है, उस चूहों भरी गली में अकेले रहने से डर रही है। उस ब्लॉन्ड लड़की की शिकायत ने प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींचा और उसे दिखा कि वो बहुत भोली है। एक बार फिर मदद के लिए उसने अपनी पावर एक्टिवेट की सारे छोटे चूहों को वहां से भगाने के लिए। देखते हुए कि लड़की रो रही है, उसने कहा कि सब ठीक है और
पूरी समस्या हल हो गई। एक हैरान करने वाली बात यह है कि उस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी में चूहे कभी नहीं देखे थे। जाने से पहले वो ब्लॉन्ड लड़की ने रोते हुए उसे रुकने को कहा। उसने कहा कि वो चलना चाहती थी, लेकिन उसकी टांगें बिल्कुल थक गई हैं। अगले सीन में दोनों शहर की सबसे ऊंची जगह पर हैं। भविष्य में आने वाली मुश्किलों के बारे में बात कर रहे हैं। वो नौजवान औरत ने बताया कि उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे अपने पिता के फैसले से भागना था। बिल्कुल सच बात करते हुए उसने कहा कि अगर वो पैलेस में रही तो उसे किसी ऐसे से शादी करनी होगी जो उसे पसंद नहीं। उदास होते हुए उसने सोचा कि वो कैसे किसी ऐसे नोबल से शादी करे जिससे वो कभी मिली ही नहीं। यह दुनिया प्रोटैगनिस्ट को बहुत अजीब लगती है, जो समझ नहीं पाता कि वो नौजवान औरत यह फैसला क्यों नहीं ठुकरा सकती। उसे लगता है कि उसकी दोस्त अपने पिता से भागने के लिए काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन सीधा फैसला ठुकराने के लिए नहीं। अगर लड़की अपने भविष्य के लिए करना चाहती है तो उसे भूख हड़ताल करनी होगी, बाल काटने होंगे या कम से कम मरने का नाटक करना होगा, यह दिखाने के लिए कि वो कितनी दृढ़ है। आखिरकार यह उस ब्लॉन्ड लड़की की जिंदगी है और वो दूसरों की ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं जी सकती। उसने सलाह दी कि वो लड़े वो जिंदगी पाने के लिए जो वो जीना चाहती है। ये बातें उस लड़की को हिला देती हैं जो समझती है और कहती है कि वो लड़ेगी अपनी ख्वाहिशों के लिए। उसका प्लान अब से यह है कि अपने पिता को बताए कि वो किससे सच में शादी करना चाहती है। उसके बाद वो लड़का यह जानकर खुश है कि उसने कॉन्टिनेंट पर एक और जिंदगी बदलने में मदद की। हम कैपिटल के बार में वापस आते हैं, जहां वो जिप्सी औरत आराम से दाखिल होती है। अटेंडेंट उस नौजवान औरत की मौजूदगी देखता है और तुरंत उसे सर्व करने के लिए हरकत में आता है। हालांकि अपने एम्प्लॉयीज को गुड मॉर्निंग भी बोले बिना वो अपने सीक्रेट रूम में चली जाती है। आखिरकार उसे बिग मामा मिलती है, जिसे कंपनी का इन्फॉर्मेंट जाना जाता है। उसने कहा कि बहुत लंबे वक्त बाद अपनी दोस्त मिल्पिया से मिली। आखिरकार हम उस जिप्सी औरत को जान सकते हैं जो कंपनी की लीडर है। अब से वो नन अपना पुराना नाम नहीं चाहती, बस मामा कहलाना चाहती है। उसने समझाया कि वो यहां इसलिए आई क्योंकि एक आदमी उसकी दुकान पर इंफॉर्मेशन खरीदने आया था और उसके पास उसकी मांगी हुई चीजों की लिस्ट है। उसे एहसास हुआ कि उस नोबलमैन ने एम्पायर की मिलिट्री के बारे में जानकारी मांगी जो बहुत संदिग्ध है। वो सोर्सरेस अपने क्लाइंट का पूरा पीछा नहीं कर पाई और आखिरकार उसे खो दिया। यह खबर कि कोई तो ट्राइब से भाग गया है पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी है और नन को पहले से पता है। उसका अनुमान है कि पहले वाला वो चिकने बालों वाला लड़का उसी ट्राइब का है। थोड़ा सोचने के बाद उसकी दोस्त भी इस आइडिया से सहमत होने लगती है। उसे लगता है यह समझ में आता है। चूंकि यह क्रो ट्राइब का है, वो सोचते हैं कि इस बार कितनी जाने जाएंगी। पैलेस में वापस वो लड़की खुश है, अपना नेकलेस पकड़े हुए, जानती है कि वो क्या करने वाली है। जब उसे जमीन पर उतारा गया, लड़की ने अपने दोस्त का वक्त जाया करने के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि वो अपना कमरा ऑफर करना चाहती है बदले में, लेकिन लड़के को नहीं लगता यह अच्छा आइडिया है। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते हैं जबकि लड़की नेकलेस कसकर पकड़ती है। जाने से पहले एनसी ने कहा कि वो प्रिंसेस के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। जैसे ही लड़का चला गया, मेड ने लंबी खोज के बाद उस ब्लॉन्ड लड़की को ढूंढ लिया। देखते हुए कि लड़का कूदने वाला था, वो नौजवान औरत कम से कम अपने बचाने वाले का नाम तो जानना चाहती है। जाते जाते रहस्यमय तरीके से उसने बताया कि उसका नाम ल्यूपिनो है। शुभ रात्रि की शुभकामना देते हुए वो लड़की सेब की तरह लाल हो गई। वहां से निकलने के लिए हीरो ने अपनी फ्लाइंग एबिलिटी का इस्तेमाल किया और दूर चला गया। उस ब्लॉन्ड लड़की को अकेला छोड़ते हुए, जो प्यार में हराइजन की तरफ देख रही थी, मिनिस्टर ने पूछा कि जांच कैसी चल रही है, लेकिन लोगों को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। उसने पूछा नाइट्स ने इस बीच क्या किया, और उस आदमी को एक अजीब नोटबुक मिला जिसे खोलते हुए उसने पूछा यह यहाँ क्यों है। वो पेज बाय पेज पढ़ने लगा।
उसे पता चला कि यह एक ऐसी किताब है जिसमें हाल के सालों में नोबल्स ने जो रिश्वतें दी हैं वो सब दर्ज हैं। प्रोटैगनिस्ट खुद पैलेस की तरफ जा रहा है अपना बहुत जरूरी टेस्ट देने के लिए। उस आदमी को देखते हुए उसे लगता है यह कम से कम उतना तो वो कर सकता है जितनी तकलीफ उसने हाल के दिनों में दी है। वक्त के साथ उसके लिए चीजें और मुश्किल होती जाएंगी, लेकिन इस जांच से उसका करियर इसी वक्त से बूस्ट होगा। भागते हुए वो उम्मीद करता है कि प्राइम मिनिस्टर उसके हाथों में दी गिफ्ट पसंद करे। एक बेहद ठंडे इलाके में एक लड़की हाथ में अम्ब्रेला लेकर धीरे धीरे चल रही है। वो नौजवान औरत बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद है। अचानक अल्फोंसो नाम का एक लड़का दौड़ता हुआ आया, लड़की का नाम चिल्लाते हुए, जो है यूरिया। उस नौजवान औरत के पास आते हुए लड़का ठोकर खाकर बर्फ में मुंह के बल गिर गया। जब पूछा गया कि वो दौड़ता हुआ क्यों आया, उसने कहा कि उसने अपने दोस्त को रुकने को कहा था। उसकी बेसब्री से नाराज होकर उसने अपने साथी को ठीक किया और उसे गाली दी। उसने कहा कि बेकार चीजों पर मुस्कुराना बंद करे, नहीं तो हर वक्त मूर्ख लगेगा। अल्फोंसो का लक्ष्य एक वॉरियर बनना है, बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट के अंकल की तरह जो पूरे इलाके में मॉन्स्टर्स से लड़ता है। हालांकि यह तभी संभव होगा जब वो इस फ्रोजन एरिया को पार कर सकें। अचानक आइस मॉन्स्टर्स उन दोनों के आसपास प्रकट होने लगे, उन्हें बहुत डरा दिया। दूर से वो लड़की यह सब देख रही है, अपने उस भाई की मदद नहीं कर सकती जो घिरा हुआ है। उसके पीछे से दो और आइस गोलेम्स आए, उसे लड़ाई में हराना चाहते थे। उस नौजवान औरत के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा, बस अपना मैजिक चलाए, जिससे पहाड़ पर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। वो आइस वाले लोग दूर से बर्बादी देख रहे हैं, यह समझने की कोशिश में कि क्या हो रहा है। यह सब देखते हुए एक दाढ़ी वाला आदमी चुप रहा, अपने अगले कदमों की योजना बनाते हुए। उन सबको पता है क्या हो रहा है, और एक जवान आदमी बोला कि यह शुरू हो चुका होगा। वो बुजुर्ग आदमी नहीं जानता कि वो दोनों लड़के इतनी मुश्किल में क्यों जा रहे हैं जब से वो ब्लेडी के पीछे पड़े हैं। समस्या यह है कि वो जानता है कि वो जोड़ी वो पा लेगी जो चाहती है, और यह अच्छी खबर नहीं है। उसने कहा कि वो बच्चे साधारण लोग नहीं हैं, क्योंकि वो उसके पोते पोतियां हैं। जब सारे दुश्मन हार चुके तो वो दृश्य दोबारा आता है जहां लड़का लड़की के पीछे दौड़ रहा है, उसे पूरी ताकत लगाने के लिए उकसाने की कोशिश में। वो लड़की पूछती है कि वो इतना धीमा होते हुए कैपिटल कैसे पहुंचेगा। लड़का उड़ नहीं सकता अपनी बहन की तरह, इसलिए उसे जितना तेज हो सके दौड़ना होगा। यहां तक कि हारा हुआ गॉब्लिन भी अभी तक नहीं हारा है, क्योंकि वो वापस उठ सकते हैं। ये बच्चे जिस ट्राइब से हैं उसे स्नो मंकी क्लैन कहते हैं। यह वॉरियर स्कूल की कैपिटल है और यह पूरी तरह कार्निवल थीम से सजी हुई है। लोग बेफिक्र होकर इत्मीनान से घूम रहे हैं। बताया गया कि सड़क पर इतने लोग इस वजह से हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम उन 4 फेस्टिवल्स में से एक है जो वो नाइट स्कूल मनाती है। क्योंकि टेस्ट्स पब्लिक हैं, लोग एग्जाम्स देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। वो छोटी रेडहेड यहां नहीं है, क्योंकि वो किसी चीज की पहले से तैयारी करने निकल गई है। हैरान होकर उन्होंने देखा कि ब्लैक बफलो स्क्वेड्रन के नाइट्स आए हैं, जिससे उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बन गया। यह नाइट एग्जाम है, लेकिन एनसी के यहां होने की एक और वजह भी है, अपने दोस्त के टेस्ट के अलावा। अगले दिन वो रेडहेड भी कैपिटल की मैजिक एकेडमी में दाखिले का टेस्ट देगी। हालांकि दोनों टेस्ट्स एक साथ होंगे और एनसी का फाराजा है दोनों में से हर एक का हौसला बढ़ाए। हीरो को नहीं पता था कि वो लड़की एक मेज है और वो जश्न मनाने के लिए इतना करीब भी नहीं था, लेकिन आखिरकार राजी हो गया क्योंकि उसे उस नाइट और उनकी दोस्ती पसंद थी। एक दिन का ब्रेक पूरा आइडिया नहीं था क्योंकि वो सिविल सर्विस एग्जाम की पढ़ाई से बहुत थका हुआ था। एक झगड़ा शुरू हुआ, लोगों के पूछने पर कि कोई अम्ब्रेला लेकर क्यों घूम रहा है। जैसे जैसे हीरो पास आया वैसे वैसे लड़ाई और तनावपूर्ण होती गई। वो वॉरियर बहुत चिढ़ा हुआ है अम्ब्रेला वाले इंसान से जो माफी मांग रहा है, समझाते हुए कि उसने नहीं सुना, लेकिन यह काफी नहीं है, और वो सोल्जर धमकी देता है कि उसकी आह तोड़ देगा। हालांकि उस नाइट का दिल सोने का है और वो इस अनुचित लड़ाई को रोकने के लिए आगे आया। उसने देखा कि हमलावर की बाह टूटी नहीं है, बस खरोंच लगी है।
इससे वो आदमी और भी नाराज हो गया और उसने पूछा कि क्या यह जवान भी मार खाना चाहता है। एक मूंछ वाला आदमी आया पूछते हुए क्या हो रहा है, जानते हुए कि उस रेडहेड को गेमली कहते हैं। जाते हुए उसने दुश्मन को धमकी दी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और अगली बार मरेगा। जब लड़के ने सोचा कि उस आदमी को क्या हुआ है, अम्ब्रेला वाले इंसान ने उसका शुक्रिया किया। पहले वाला वो लड़का अम्ब्रेला इस्तेमाल कर रहा था और बचाने के लिए शुक्रिया दिया। दूर से हीरो सब ध्यान से देख रहा है, यह समझने की कोशिश में कि क्या हो रहा है। एक पैलेस के अंदर सारे कॉम्पिटिटर्स आखिरकार टेस्ट देने के लिए इकट्ठे हुए। आखिरी में बुलाए जाने वालों में लिटिल एलिस है, जो पास करने के लिए बेताब है। दुर्भाग्य से इनवाइट की योरिया किसी वजह से टेस्ट के लिए नहीं आई। अचानक आखिरी पलों में वो लड़की आ धमकी चिल्लाते हुए कि वो समय पर आ गई, थकी हुई। उसने अपना नाम बताया और कहा कि वो मैजिक एग्जाम देने आई है। यह देखकर वो रेडहेड उस कॉम्पिटिटर की अपीयरेंस के बारे में उत्सुक हो गई। एग्जाम से पहले दोनों दोस्त ग्लैडिएटर अरीना देखने लगे। लड़के ने समझाया कि वो भी उत्सुक है यह जानने के लिए कि एग्जाम्स कैसे होते हैं, जो अजीब है क्योंकि कुछ ही घंटों में वो खुद ऐसा ही एग्जाम देगा। अनाउंसर ने कहा कि नाइट का टेस्ट शुरू होगा और सबसे रिक्वेस्ट की कि शांत रहें ताकि कोई रुकावट न हो। रीना को देखते हुए लड़के ने देखा कि वो कॉम्पिटिटर वही बच्चा है जिसे उसने पहले बचाया था। उसका राइवल वो पहले वाला रेडहेड है, जो एक बहुत बुरा संयोग है। डरकर उसने माफी मांगी, विनती करते हुए कि इस लड़ाई में उसे ना हराए। जवाब में उसने कहा कि वो उस कॉम्पिटिटर को नहीं जानता, झूठ बोलते हुए कि वो एक मरे हुए दोस्त जैसा दिखता है। लड़ाई शुरू करने के लिए अल्फोंसो को अम्ब्रेला जमीन पर रखनी है और तलवार इस्तेमाल करनी है। अनाउंसर ने समझाया कि इस बार अपोनेंट एक मिड रैंक स्कूल का नाइट होगा। जीत हार इस मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉइंट्स स्किल पर आधारित होंगे। मैच आखिरकार शुरू हुआ और दोनों तनाव के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़े, अपनी पीठ से ब्लेड निकालते हुए। रेडहेड ने कहा कि एग्जाम हो या जो भी, उसका अपोनेंट आज अपना आखिरी दिन जिएगा। इससे वो जवान डर के मारे रोने लगा। दर्शक इस दृश्य से तनाव में आ गए, खासकर वो दोनों दोस्त जो इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जो दृश्य हम देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। जहां वो लड़का इस लड़ाई में ऊपर है, उसे खुद समझ नहीं आता कि उसने क्या किया और वो जमीन में बने गड्ढे से कंफ्यूज्ड हो गया। एक अनुभवी मेज होने के नाते एनसी यह एनालाइज करने लगा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। बड़ी उत्सुकता के साथ मैजिकल एग्जाम उसी वक्त होता है जब वो परिणास होती हैं। हर राउंड में टीचर 10 स्टूडेंट्स को एक साथ टेस्ट देने के लिए बुलाएगी। अभी अभी पहुंची वो सफेद बालों वाली लड़की ने बोलने की इजाजत मांगी क्योंकि वो उस नौजवान औरत की बात नहीं समझी। जवाब देने से पहले वो रेडहेड सोचने लगी कि क्या उसके कॉम्पिटिटर ने खुद को तैयार किया और जो कहा गया था वो समझाया। पहला एग्जाम फ्लाइट का है और दूसरा एक्यूरेसी का टेस्ट है। जब वो लड़की बोली कि उसे रूल्स समझ आ गए, एलिस को सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस लड़ाई में वापस प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस बच्चे ने जमीन खोलते हुए क्या किया। उसका चेहरा देखते हुए वो सोचता है कि यह इतनी तेजी से कैसे हुआ, देखते हुए कि उसका अपोनेंट जमीन पर है, थोड़ा घायल। उस लड़ाई में वापस प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस बच्चे ने जमीन कैसे खोल दी। उसका चेहरा देखते हुए वो हैरान है कि यह इतनी तेजी से कैसे हुआ, यह देखते हुए कि उसका अपोनेंट जमीन पर पड़ा है, थोड़ा घायल। अल्फोंसो ने पूछा कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहता। वो सोल्जर उठता है और लड़ाई के लिए ललकारता है और बिना कुछ पूछे ही उस बच्चे को ठे होकर जमीन पर गिरा देता है। यह सीन उस रेडहेड को कंफ्यूज्ड कर देता है क्योंकि उसके अपोनेंट का सर लगा और खून आ रहा था। डर के वो पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए और शायद किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए, समझाते हुए कि वो ज्यादा देर धूप में नहीं रह सकता। यह सब देखकर ऑडियंस लड़ाई के बीच ब्रेक में बोर हो जाती है। हीरो यह एनालाइज करने में सफल होता है कि वो लड़का बहुत बड़े पोटेंशियल के साथ पैदा हुआ है, लेकिन अभी तक उसे इस्तेमाल करना नहीं जानता। यह ठीक हो सकता है अगर वो एक सही स्वॉर्ड टेक्निक सीखे। एक आवाज करती है कि मिड रैंक वॉरियर्स का टेस्ट 10 मिनट में शुरू होगा।
यह लिस्बॉन की कॉल है और वो जाते हुए एनसी से कहता है कि अपनी छोटी बहन का ख्याल रखे। मैजिक टेस्ट पर वापस आते हैं। सोर्सरर्स अच्छी तरह से हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक का माना खत्म होने लगता है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। झुंझलाते हुए टीचर कमेंट करती है कि इस साल के स्टूडेंट्स पिछले सालों से ज्यादा नालायक हैं। अगला ग्रुप पहले टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकता है। लड़की का ध्यान खींचते हुए हीरो अपनी मौजूदगी जाहिर करता है उसका हौसला बढ़ाने के लिए। यह जानते ही कि डैन को उसके बड़े भाई ने भेजा है, एलिस इस बात से नाराज हो जाती है। उस नौजवान औरत को कुछ टिप्स देते हुए एडवेंचरर उसे कहता है कि रिलैक्स करे और अपने अंदर मैजिक एनर्जी के बहाव को महसूस करे। वो बताता है कि उसने यह कुछ वक्त पहले एक किताब में पढ़ा था, उम्मीद है काम आए। जब उसके दोस्त ने उसे गुड लक कहा तो रेडहेड समझ नहीं पाई क्योंकि वो कभी इतने करीब नहीं थे। असिस्टेंट ने लड़की से कहा कि वो तैयार हो जाए फाइनली अपना टेस्ट देने के लिए। जब हीरो भीड़ का हाइप मैन बन रहा था, ग्रुप 4 की ट्रायल्स शुरू होगी। पहले काम है मैजिक से उड़ पाना, और उसके बाद जो पास हो जाते हैं उन्हें टारगेट्स पर फायर स्पेल उसे करनी होगी। लड़की फोकस करने लगी और अभी सुनाए गए टिप्स को पूरी तरह इस्तेमाल करने लगी। यह बिना इरादे के काम कर जाता है और उसके अंदर एनर्जी का बहाव बढ़ जाता है। इससे ज्यादा मेहनत नहीं लगती जल्दी से उड़ने में। जब वो हवा में होती है वो खुशी से सेलिब्रेट करती है कि काम कर गया, पहली उड़ने वाली बैंड के। अब उसे जल्दी से टारगेट्स हिट करने के लिए फोकस करना है। फायर मैजिक एक्टिवेट करते हुए वो सोचती है कि एनर्जी का बहाव कहाँ डायरेक्ट करना चाहिए। वो पहले टारगेट की तरफ जल्दी से एक फायर एरो मारती है। जब निशान लगता है वो सेलिब्रेट करती है, लेकिन कुछ उसका ध्यान खींच लेता है। सेफ्ट कपड़ों वाली लड़की भी आइस मैजिक से टारगेट्स हिट करने में कामयाब हो जाती है। दूर से वो खुद से कहती है कि उसने आइस क्वीन के क्रिस्टल्स इस्तेमाल किए जो एक अनंत तूफान बनाते हैं। उस नौजवान औरत के एक स्पेल का नाम था आइस लास, जिसने सारे टारगेट्स हिट कर दिए। टीचर ने लड़की को रोकने को कहा क्योंकि इस एग्जाम एरिया में कोई मैजिकल बैरियर नहीं है। शुक्र है यूरिया टेस्ट पास करने के लिए इतना काफी था। सिर्फ 3 कॉम्पिटिटर्स ऊंचा उड़ने में कामयाब होते हैं, जो रेडहेड के लिए राहत की बात है। यह सब देखते हुए एमसी सोचता है कि सेफ्ट बालों वाली लड़की ने एक भी अटैक मिस किए बिना जरूरी माना इस्तेमाल किया। वो सोचता है कि उसे नहीं पता था कि इतनी पावरफुल सोर्सरर्स शहर के पास हैं। पास आते हुए अल्फोंसो कहता है कि जो हवा में उड़ रही है वो उसकी बड़ी बहन है। एरेना में वापस आते हैं। हम देखते हैं कि लिस्बॉन जमीन पर हारा हुआ पड़ा है। उस नाइट को हराने वाला एक दाढ़ी वाला जायंट है। वो ब्लैक बफेलो स्क्वाड का वॉरियर है जो पूछता है कि उसके कॉम्पिटिटर का नाम क्या है। जाते हुए वो कहता है कि लिस्बॉन को घर जाना चाहिए क्योंकि वो इतना स्किल्ड नहीं है टेस्ट पास करने के लिए। लेकिन अचानक लिस्बॉन उठ जाता है, उस गंजे आदमी को चौंकते हुए किसी भी कीमत पर पास होना चाहता है। वो कहता है वो अभी तक हारा नहीं और अभी भी लड़ सकता है। जब उस दाढ़ी वाले आदमी पर हमला होता है वो सोचता है कि यही सही रवैया है उन नाइट्स का जो मुश्किलों में भी कभी नहीं हारते। भले ही वो बहुत तेज है, वो लड़का अपने अपोनेंट पर एक भी निशान नहीं लगा सकता। वो उस नौजवान की तारीफ करता है जिसके इरादे अच्छे हैं लेकिन जिसके मूव्स बहुत धीमे हैं। चेहरे पर एक तकलीफ देह मुका लगाने के बाद वो नाइट एक बार फिर जमीन पर गिर जाता है। कोई वक्त जाया किए बिना वो गंजा आदमी रुका नहीं और फिर से हमला करता है। लेकिन आखिरी पल में वो लड़का वक्त पर डॉज करने में कामयाब होता है, अपने अपोनेंट को चौंकते हुए। वो अपनी तलवार से वो बार डिफ्लेक्ट करने और पलटावर करने में कामयाब होता है। वो जायंट को दूर उछाल देता है, अपने लिए लड़ाई में फायदा हासिल करते हुए। नाइट की जो स्ट्रेटेजी थी वो थी डिफेंड की बजाय अटैक करना, और वो उस वक्त बहुत अच्छी काम आई। यह बताया गया कि अगर वो उस कोशिश में नाकाम होता तो वो एक और दिन नहीं बचता। बहुत थका हुआ होने के बाद भी वो नौजवान रुकता नहीं और आगे बढ़ता रहता है। वो अपना पूरा दाम लगाते हुए उस दाढ़ी वाले के खिलाफ लगातार लड़ाता है। लगातार मारते हुए और हमले ब्लॉक्ड होते देखकर वो अपने सीने की पूरी नफरत के साथ चिल्लाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। दुर्भाग्य से अपोनेंट एक सीधा पलटावारी हमला करने में कामयाब होता है, उसे काफी नुकसान पहुंचते हुए।
पास आते हुए वो पूछता है कि वो बंदा कहाँ गया जो एक पल पहले कामली लड़ रहा था। वो नौजवान लिस्बॉन को कहता है कि काम रहो और अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखो। वो सलाह उस लड़के को मोटिवेट करती है जो कहीं गहराई से ताकत निकालकर फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है। वो अपने राइवल की तलवार पर सीधा निशान लगाने में कामयाब होता है, उसे दूर उड़ा देता है। अपने पैर जमाने की कोशिश में वो उस नौजवान के अचानक हमले से चौंक जाता है। कोई रहम नहीं करते हुए एक ही बार में वो अपने अपोनेंट को हरा देता है। हमला खत्म करते हुए उसे पता चलता है कि चीजें एक्सपेक्ट के मुताबिक नहीं हुई जब वो देखता है कि टारगेट अभी भी जिंदा है। यह देख के कि वो उसका चेहरा कट करने में कामयाब रहा, वो लड़का पूछता है कि गंजा आदमी ठीक है। इस मार से नाराज होकर वो उस लड़के के माथे पर एक जोरदार हेडबट करता है, उसे दूर उछाल देता है अपने अपोनेंट के चेहरे के सामने तलवार रख के। वो कहता है कि एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ। एक और एनर्जी लिस्बॉन आखिरकार हार मान लेता है, कहता है कि वो हार कबूल करता है। उस गंजे आदमी के चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन देख के वो पूछता है कि क्या वो लड़का सच में सोचता था कि वो एक नाइट को इतनी आसानी से हरा देगा। जाते हुए वो कहता है चिंता मत करो, क्योंकि ऐसे टैलेंटेड लोग जैसे यह लड़का हमेशा वेलकम हैं। इससे वो खुश हो जाता है जब अचानक उसकी बहन आती है, चिंतित होती हुई। यह सुनकर कि रेडहेड एग्जाम पास करने में कामयाब हो गई, वो खुशी से सेलिब्रेट करता है, उसे उसकी सफलता पर बधाई देता है। वो यह भी कहता है कि इस लड़ाई में उसे ज्यादा चोट नहीं लगी और वो खुश है क्योंकि वो भी पास हो गया। दूर से वो सेफ्ट बालो वेल सिबलिंग्स सब देखते हैं, कहते हैं कि इस एडवेंचरर ग्रुप में अच्छे लोग हैं। सारे एग्जाम्स खत्म होने और नाइट के गिर जाने के बाद तीनों अपने घर वापस जाते हैं, जो हैरान करने वाली बात है क्योंकि वो दोनों सिबलिंग्स भी कुछ वक्त के लिए वहां रुकेंगे। शालीनता से बड़ा वाला कहता है कि ऑफिशियली सबसे मिलकर खुशी हुई। अपने नाम बताते हुए वो कहते हैं कि वो कुछ वक्त के लिए मैंशन में रुकेंगे। इसे सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी मौजूदगी की उम्मीद नहीं थी। सब सिबलिंग्स के कारनामों को याद करने लगते हैं जो बड़े थे, लेकिन आखिरकार वो मान लेते हैं कि उन्हें भी उनसे मिलकर खुशी हुई। एक नोबल आता है, कहता है कि वो यह मेंशन सिर्फ अपने दूर के कजिन्स के लिए रखता है। रेडहेड हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि सामने वाला विलियम पेंड्रिया है। वो मंकी ट्राइब से होने और एक जनरल के रूप में एक महान मैजिकल टैलेंट रखने के लिए बहुत मशहूर है। वो छोटा लड़का हैरान हो जाता है यह देखकर कि वो उसके अंकल के बारे में बात कर रहे हैं। किसी रैंडम बार के अंदर कोई रूडली एक कमरा मांग रहा है, लेकिन कोई जवाब देता है कि उनके पास इतनी महंगी कॉइन का चूठा नहीं है, जिसे वो बंदा अपना हुड पीछे कर लेता है। जाहिर करता है कि वो एक्चुअली लेशा ब्लेड है जो अपने भाई को ढूंढ रही है। सिबलिंग्स ने गांव छोड़ने के बाद से नहाया नहीं है और बस यही चाहिए उन्हें। मैक को लगता है कि लॉर्ड लांसलॉट को पहले एक जरूरी जगह जाना चाहिए। अनकंफर्टेबल वो लड़का प्रेफर करता है कि वो सिर्फ उसे ले बुलाए। क्रो विलेज का डिप्लोमेट बताता है कि उनकी कॉइन्स की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि कोई दूसरा गांव उसे कवर नहीं कर सकता। जब लड़की पूछती है कि क्या करना चाहिए, हम देखते हैं कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। इसी रात वो एक डिपो पर कुछ वेपन्स खरीदने गए। मर्चेंट ग्रुप का मैनेजर पूछता है कि उसका कस्टमर इस वक्त यहाँ क्यों है। वो वक्त ज़ाया किए बिना पूछते हैं कि क्या बेचने वाले ने फोटो में वाले इंसान को देखा है। वो उन्हें कंफ्यूज्ड करके चला जाता है क्योंकि उसने उसे नहीं देखा, लेकिन वो जानता है कौन उसे ढूंढ सकता है। यह लोग एक्चुअली अपनी कीमती कॉइन्स का चूठा लेने आए हैं। इसे वो आदमी उदास हो जाता है क्योंकि अभी वो उन कॉइन्स को छोटे वालों में बादल नहीं सकता। उस लालची आदमी के पास सबके लिए एक बेहतर प्रपोजल है। वो उन्हें अपना आर्मरी दिखाता है, समझाते हुए कि वहां उन्हें जो भी इक्विपमेंट चाहिए मिल सकता है। यह सुनकर कि कॉइन्स को वेपन्स से बदला जा सकता है, वो लड़की कहती है वो एक स्टाफ लेगी, लेकिन इसे वो लड़का डर जाता है जो नहीं चाहता कि वो यह करें क्योंकि उसके पास कुछ बेहतर आइडिया है। बाहर वो अपने सिबलिंग्स से पूछता है कि वो ऐसी चीजें क्यों खरीदना चाहते हैं जिनकी जरूरत नहीं। वो नौजवान औरत समझाती है कि यह सफर में मदद के लिए चूठा पाने के लिए है, लेकिन सच में वो वेंडर चूठा दे सकता था और सिर्फ ज्यादा पैसे कामना चाहता था। इसे वो वॉरियर उसे हराना चाहता है,
लेकिन यह गांव के लिए बहुत बुरी डिसीजन होगी। बेचारी। सबसे बेहतर है कि घर में किसी को रिपोर्ट करो, क्योंकि इस जगह कोई भरोसेमंद नहीं है। यहाँ कोई लड़की से टकराता है, तीनों का ध्यान खींचते हुए वो फिर से व्हाइट गोल्ड कॉइन्स से भरा एक बैग चुराने में कामयाब हो जाता है। यह उस ब्लॉन्ड आदमी की लकी मोमेंट है और अब वो जिंदगी भर के लिए अमीर है, लेकिन इसके बिना जाने वो क्रो ट्राइब के वॉरियर्स के घेरों में आ जाता है। वो अपनी तलवार निकालकर सबको धमकी देता है कि पास आए तो। अचानक वो वॉरियर उसके पीछे आता है, कहता है उसके पास इस बकवास के लिए वक्त नहीं। वो चोर को जमीन पर गिरा देता है, कहते हुए कि अपना गांव छोड़ना और यह सब डील करना बहुत इरिटेटिंग है। उसी वक्त उसके बैग में से पेपर्स उस बदमाश के सामने गिर जाते हैं। वो फोटो में एनसी को पहचान लेता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले उसने भी उस इंसान को लूटने की कोशिश की थी। इसे सब उस ब्लॉन्ड आदमी की हिम्मत से हैरान हो जाते हैं। अगले दिन सिविल एग्जाम आखिरकार होगा। सब प्रोटैगनिस्ट समेत अपना बेस्ट करने पर फोकस्ड हैं। मुश्किल टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स रिजल्ट्स देखने की कोशिश करते हैं। जवाब के लिए बेकरार उनमें से हीरो भी है, जो ज्यादा जोश में नहीं लगता। इतने नामों के बीच उसे पता चलता है उसका नाम टेस्ट पास करने वालों की लिस्ट में है। उसी रात वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में सेलिब्रेट करता है। सब उसे बधाई देते हैं, कहते हैं कि वो भी अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट्स में पास हो गए। घर की मालकिन उसकी तारीफ करती है कि उसने कैपिटल में एक मुश्किल टेस्ट पास किया। स्नो डिसाइपल्स के आदाब ठीक नहीं हैं, क्योंकि वो अभी तक कैपिटल में ढले नहीं हैं। इसे रेडहेड मजाक करता है कि अल्फोंसो पहले से मैंशन में रहने का आदी हो रहा है। अब से हीरो डॉर्मिट्रीज में रहेगा, क्योंकि यह घर से सस्ता है। और एलिस सोचती है उसका बड़ा भाई एनसी को तकलीफ देगा अगर यहाँ रहा। वो मेज उदास है, क्योंकि अभी अभी माइल और पहले ही अलग होने वाले हैं। वो समझाती है कि वो दोस्त बेन जब पता चला कि दोनों एक ही उम्र के हैं। एलिस उस लड़की को नाराज करती है जो सोचती है कि वो दोस्त क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी उसी उम्र की है। जिसे एनसी पूछता है कि क्या वो भी यही चाहती है आगे से। एक बार फिर सिबलिंग्स लड़ते रहते हैं जब हीरो जीत की खुशी में खुश है। वो सोचता है कि यह जगह उसकी पर्सनालिटी के अनुकूल नहीं है और उसे प्राइवेसी चाहिए। दुर्भाग्य से सेक्रेटरी बताता है कि सारे डॉर्मिट्रीज फुल हैं, हीरो को परेशान करते हुए। सारे कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग में दाखिल होने के लिए प्राइवेट रूम्स में सोना चाहिए। वो आदमी भी नहीं जानता कि सारे कमरे क्यों फुल हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। इस लड़के के सारे सपने इकट्ठे करते हुए वो उसे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ने और वेट करने को कहता है अगर कोई जगह खुली। कैपिटल पहुंचते हुए एनिमल जैसे दिखाई देने वाले बदुआ सामने आते हैं। गाय बाघ से पूछती है कि क्या उसे लगता है सब बेकार गया, और वो जवाब देता है कि उसकी जिंदगी में सब बिना मकसद के रहा है। लेकिन वो पलटाकर कहता है कि यह कोई मुश्किल नहीं होगी जब सब कुछ उसके हाथ में होगा। इसे उसका दोस्त सोचता है कि पूरी दुनिया चाहना बहुत ज्यादा लालच है। वो शेर को उस फोरबिडन लाइन को पार ना करने की चेतावनी देती है। वो समझाता है कि वो सिर्फ एम्पायर को तबाह करना चाहता था, क्योंकि वो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है। हंसते हुए शेर कहता है कि वो गाय का दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन वो धमकी देता है अगर वो उसकी योजनाओं में रुकावट डाले। वो डरी हुई रह जाती है, स्पीचलेस अपने साथी को उड़ा जाते देखकर, सोचते हुए कि वो दखल नहीं देगी क्योंकि उसका ईमान उससे रोकता है। इन कैंडिडेट्स की सेरेमनी जो टेस्ट पास करते हैं आखिरकार शुरू होने वाली है। सब साफ साफ अपनी सीट्स में बैठे हैं। भले ही वो पास हो गया, प्रोटैगनिस्ट को बुरा लगता है कि उसे अपना प्राइवेट स्वीट नहीं मिला। शुक्र है मैंशन के मालिक ने कहा कि वो अब तक रह सकता है, अब तक उसे अपनी जगह मिल जाए। और उस नौजवान के लिए इतनी अच्छी मेहमान नवाजी ठुकराना बहुत बुरा लगता और चली जाना। यह एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसे वो घर छोड़ना है जिसे प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह नजर रख सकता है। हमेशा एक दाढ़ी वाला आदमी आता है पूछते हुए कि क्या वो उस भगते हुए इंसान के पास बैठ सकता है। जब वो मान जाता है, उसे लगता है कि उसका साथी थोड़ा बूढ़ा लगता है, फिर भी एग्जाम पास कर गया। वो गंजा आदमी पूछता है, भले ही रूड हो, कि उस लड़के की उम्र क्या है। वो समझाता है कि वो 16 साल का है और जानता है कि सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी से था।
अचानक वो मोटा आदमी कहता है कि अपनी उम्र का कोई मिलना राहत की बात है, उसे चौंकते हुए। अजीब तरीके से वो कहता है कि वो उस लड़के से थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन उसकी शक्ल एक बूढ़े अंकल जैसी है। अपना परिचय देते हुए वो पूछता है कि क्या सेरेमनी के बाद साथ में कुछ स्नैक ले सकते हैं। सब कुछ खत्म होने पर पास हुए कैंडिडेट्स खुशी से अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक ब्लॉन्ड औरत रहस्यमय तरीके से इवेंट के सामने आती है और एक एम्यूलेट अपनी एनर्जी फैला रहा है। जैसे वो ब्लॉन्ड करीब भागते हुए आती है, टीचर्स उसे बहुत जल्दी और थका हुआ आते देखते हैं। उसका नाम अरियान वॉगन है और उसे पास होने दिया जाता है। एक कैसल के अंदर वो कहती है कि उसके कपड़े उसकी स्टाइल से मैच नहीं करते और अनकंफर्टेबल हैं। अपनी मेड से पूछती है कि क्या उसे अपने बर्थडे के लिए सच में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। वो समझाते हैं कि लड़की को सुंदर दिखना चाहिए क्योंकि वो इवेंट की होस्ट है। अचानक कोई जो अपना नाम जनरल विलियम बताता है अंदर आने की परमिशन मांगता है। जब अचानक एक आदमी उसके कमरे में आता है, मेड्स चौंक जाती हैं। वो माफी मांगता है और लड़की को मैजिक एकेडमी पास करने की बधाई देता है। लेकिन यह सब जनरल की वजह से है, जिसने लड़की की पूरी एंगेजमेंट प्रोसेस में मदद की थी। विलियम कहता है कि उसने वही किया जो लड़की ने मांगा और एग्जाम पास करने का क्रेडिट सिर्फ उसका है। वो बताता है कि वो वहां इसलिए है क्योंकि उनकी मैजेस्टी अपनी बेटी के एक नए नाम से अकेडमी जाने के बारे में चिंतित हैं। स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होंगे यह जानकर कि उनमें एक प्रिंसेस है जिसे वो स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके लिए एक जरूरी शर्त है। ब्लॉन्ड को चौंकते हुए वापस प्रेजेंट में कोई उस नौजवान औरत का ध्यान खींचता है। मेड कहती है कि वो आज के लिए लड़की की बॉडीगार्ड होगी, अपना परिचय देते हुए। यह ब्लॉन्ड को बुरा लगता है, जिसे नहीं पता था कि उसकी कोई अटेंडेंस होगी। शुक्र है वो समझ जाती है और अपना परिचय देती है, उम्मीद करती है कि आगे उनकी एक अच्छी दोस्ती होगी। आगे शुरू से ही दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त हैं, आगे अच्छे रिलेशंस की उम्मीद जाहिर करते हुए। भविष्य में अकेडमी के अंदर क्लासेस लगातार स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही हैं। अगस्त से नवंबर तक प्रोटैगनिस्ट की लगातार क्लासेस होंगी और आखिर में एक टेस्ट होगा। टेस्ट उसके बाद उन्हें पूरे 1 महीने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और वो अलग डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। हीरो का दोस्त पूछता है कि अभी हुए सब्जेक्ट के अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। इत्तेफाक से दोनों की अगली क्लास एक ही होगी। शालीनता से वो गंजा आदमी पूछता है कि क्या वो बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसका दोस्त पढ़ने वाला है। एक सोल्जर चिल्लाता है कि सब 7 कतारों में खड़े हो जाएं। वो सारे स्टूडेंट्स को जल्दी करता है क्योंकि वो मजाक में नहीं बोल रहा। अपने लोगों की फॉर्मेशन देखकर वो समझाता है कि उसकी क्लासेस हमेशा ऐसे ही शुरू होंगी, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग कैंडिडेट्स की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए है। लेकिन जिस चीज से वो लड़का सबसे ज्यादा डरता है वो है स्वॉर्ड्समैनशिप क्लास, क्योंकि उसे बहुत सावधान रहना होगा अपनी ताकत कंट्रोल करने में, कुछ बुरा होने से बचने के लिए। वो सवाल जो वो खुद से करता है कि अपना असल छुपाने के लिए उसे कितना नाजुक रहना होगा। पूरी ताकत लगाते हुए वो दाढ़ी वाला आदमी एक लकड़ी पर वार करने लगता है। वो सोल्जर उसकी लड़ाई की काबिलियत की तारीफ करता है, किसी ऐसे के जैसी जो जंगों में लड़ चुका हो। हैरान करने वाली बात यह है कि वो गंजा आदमी कभी मर्सिनरी नहीं रहा और वो कॉम्प्लीमेंट कबूल करता है। हमले की तैयारी करते हुए वो सोचता है कि उसे टारगेट पर जितना कमजोर हो सेक उतना करना है। अपने पहले हमले में वो लकड़ी को जमीन में घूस देता है। शुक्र है सब उस दोस्त को देख रहे थे और यह अजीब वाकदात किसी ने नहीं देखा। अभी के लिए उसकी स्ट्रेटेजी है कि जितने हो सेक उतने स्वॉर्ड क्लासेस मिस करे। ग्रेट टेम्पल में कई मेजेस्टिक मूर्तियां देखना मुमकिन है। अंदर बाघ सोचों में खोए हुए है जब कुछ उसका ध्यान खींच लेता है। कोई मिस्टर फर्नांडो को बताता है कि वो उतनी तादाद में लोग जमा करने में कामयाब हुए जितने मांगे गए थे। आखिरकार वो इंसान अपना मास्क उतारता है अपना असली रूप जाहिर करने के लिए। वो अपने वॉरियर्स को एक सरमन देने लगता है, जाहिर करता है कि वो कार्डिनल फर्नांडो है। दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि यह अजीब बात है कि हीरो अपने डॉर्मेट्री में नहीं है। दुर्भाग्य से जब पता चला कि कोई कमरा नहीं बचा था तो कुछ कह नहीं सका और वो बाहर रह गया।
जब वो मोटा आदमी मदद करने की कोशिश करता है, वो लड़का कहता है सब ठीक है और जब जगह मिलेगी तब कुछ करना। अचानक कुछ एनसी का ध्यान खींच लेता है और वो पीछे दो आदमियों को देखता है। वो गुंडे जैसे लगते हैं और क्लियरली एक घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नजरअंदाज करना प्रेफर करता है, यह सोचते हुए कि कुछ खास नहीं होगा। लेकिन वो आदमी बार बार इंसिस्ट करता है कि वो नौजवान उसके कमरे में सोए ताकि वो हमेशा साथ रह सकें। इसी दिन के शुरुआती घंटों में वो चोर घरों पर चढ़ाई करते रहे। इस बार टारगेट एक मैंशन है जिसमें वो खिड़कियों से घुसेंगे। उनमें से एक अपना मैजिकल स्टाफ इस्तेमाल करता है ग्लास को चुपके से खोलने के लिए। स्टाफ पूरी शीट को अपनी जगह से सरका देने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार दोनों के लिए रास्ता खोलते हुए वो मैंशन में दाखिल हो जाते हैं। वक्त जाया ना करते हुए वो जितनी जल्दी हो सके अपने मकसद की तरफ दौड़ लगते हैं। अचानक उनमें से एक को आगे कुछ दिखाई देता है, बताता है कि कॉरिडोर में सिक्योरिटी स्पेल्स हैं और इन्हें तोड़ने में वक्त लगेगा। प्लान है इन्हें जितनी जल्दी हो सेक तोड़ना। अपनी समझ के हिसाब से कुछ वक्त बाद वो एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, उसे धीरे से खोलते हुए। आखिरकार वो टारगेट रूम में दाखिल होते हैं, एक कमाल की मूर्ति को देखते हुए। यह देवी की सोने की मूर्ति है, कैपिटल की सबसे महंगी में से एक। उनमें से एक समझाता है कि टेंपल की अथॉरिटी डेमन किंग के खिलाफ हारने की वजह से गिरती गई। वो दलील देता है कि अगर यह इतनी कीमती नहीं होती तो इसकी इतनी प्रोटेक्टिव स्पेल्स नहीं होती। अचानक प्रोटैगनिस्ट मास्क होकर आता है, दिन बचाने दोनों चोरों को डरा देता है। जब उन्हें पता चलता है कि वो लड़का भी उसी मकसद के साथ आया है। एक मजेदार सीन में तीनों उस चीज को गौर से देखने लगते हैं। अचानक हीरो को पता चलता है कि वो मूर्ति मैजिकल एनर्जी फैला रही है और वो अपनी पावर्स से उस चीज पर कुछ करने लगता है। सारी एनर्जी ड्रेन करते हुए वो चीज ले लेता है, कहता है उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। नाराज होते हुए उनमें से एक बदमाश मास्क वेल पर पंच के साथ झपटा है। ज्यादा मुश्किल नहीं, वो अपने अपोनेंट को एक ही बार में बहुत दूर उछाल देता है, उसके साथी को डरा देता है। यह देखकर कि वो कितनी दूर उड़ा ताकि वो चोर भाग ना सके। हीरो पास आता है, कहता है कि जो गलत करे उसे सजा मिलनी चाहिए। कार्डिनल सुन रहा है कि वो उन लोगों से छुटकारा पाने में कामयाब हुए जिन्होंने उसकी योजनाओं में chaos फैलाने की कोशिश की थी। जाहिर होता है कि वो ग्रेट मदर का हेडक्वार्टर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उसका लीड एम्पायर के उत्तर में एक जगह है। यह ग्रैंडवेल नाम का एक छोटा गांव है, आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। यह उस आदमी के लिए अच्छी खबर है जो सोचता है कि वो एक ही बार में रॉयल फैमिली के चूहों से छुटकारा पा लेगा। अपने लोगों से बात करते वक्त उसके पीछे एक धमाका होता है। उस जगह से काफी मलाबा जमीन पर गिराता है, बहुत शोर मचाते हुए। धूल छटने के बाद वो लड़का सामने आता है, शिकायत करते हुए कि यह नहीं होता अगर वो चोर नहीं टकराता। वो ढांक जाता है जब सामने सारे कल्टिस्ट्स खड़े देखता है। अनकंफर्टेबल वो झूठ बोलता है कि वो गोल्डन स्टैचू चुराने की प्लानिंग नहीं कर रहा था। इसे वो लायन नाराज हो जाता है, जो जानता है कि वो बड़ी मशहूर गोल्डन स्टैचू ऑफ थे गॉडेस चुराई जा रही है। गुस्से में वो सबको मास्क वेल को पकड़ने का हुक्म देता है। शुक्र है वो बहुत तेज और स्किल्ड है, आसानी से हमले डॉज करने में कामयाब होता है। उसके दुश्मन भी मैजिक कास्ट करना जानते हैं और फायरबॉल स्किल इस्तेमाल करते हैं जो वक्त पर डिफ्लेक्ट हो जाती है। यह महसूस करते हुए कि वो मास्क लॉक कभी नहीं सुनेंगे, वो एक ब्लैक पोर्टल में घुसकर भाग जाता है, सबको कंफ्यूज्ड छोड़कर। वो उसकी लोकेशन ढूंढते हैं, पूछते हैं कि वो इतनी जल्दी कैसा गम हुआ। जब फर्नांडो उन्हें ढूंढने का हुक्म देता है, वो लड़का पोर्टल के बाहर प्रकट होता है। एक घर की छत पर वो उदास होता है क्योंकि वो शहर के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था और गलत समझा गया। अचानक वो आदमी रहस्यमय तरीके से हीरो के करीब आता है, नाराज। वो पूछता है कि क्या वो लड़का सच में सोचता था कि बिना सजा के भाग सकता है। वो एक पावरफुल मैजिकल अटैक की तैयारी करता है, कहता है कि वो अपने सारे गुनाहों की अपनी जान से सजा भुगतेगा। यह बहुत बुरी खबर है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट की रात अभी और मुश्किल हो गई। गुस्से में वो अपने भगवान से मांगता है कि जो उसकी बातों का विरोध करे उसे सजा माए। हीरो की तरफ
रॉथ ऑफ थे गॉड्स नाम का एक पावरफुल स्पेल चलाता है। भागता हुए वो कहता है यह कुछ नहीं, सिर्फ एक गलतफहमी है। लेकिन वो मैजिक लगी और बैटल एरेना में एक बड़ा धमाका होता है। यह सोचते हुए कि चोर को हरा दिया, वो आदमी सारा धुआं साफ होने का इंतजार करता है। उसे पता चलता है कि वो बार इतना पावरफुल था कि वो मॉन्यूमेंट में दरार आ गई। वो चौंक जाता है यह देखकर कि उसे किसी तरह से कुछ नुकसान पहुंचा। कल्टिस्ट्स अपने लीडर की मदद करने आते हैं, डरते हुए कि कहीं वो हार ना जाए। वो सबको चुप रहने को कहता है क्योंकि उसका टारगेट बिना सजा के भागना में कामयाब रहा। दुर्भाग्य से उस आदमी की मैजिकल एनर्जी ज्यादा वक्त इस्तेमाल होने की वजह से उसके जिस्म में यह सब कर रही है। मैंशन में वापस हीरो सोचता है कि चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हुई। मास्क उतारने पर उसे पता चलता है कि वो मूर्ति अभी भी उसके हाथ में है। हीरो सिविल सर्विस एकेडमी में क्लासेस के अगले दिन की तरफ बढ़ता है। लेसन नजरअंदाज करते हुए वो सोचने लगता है कि यह कैसी मूर्ति है, क्योंकि उसने आईएससी अपनी पॉकेट डायमेंशन में रखने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं गई। उसकी स्ट्रेटेजी थी कि आईएससी पेंट कर दे ताकि कोई पहचान ना सके, लेकिन उसे यह चीज जल्दी से वापस करनी होगी। वो गंजा आदमी पूछता है कि क्या नौजवान ने न्यूज़पेपर में लेटेस्ट खबर देखी। वो बताता है कि रॉयल बॉल उसकी हाइनेस के बर्थडे के लिए मैजिक एकेडमी में होगा। इसे वो आदमी पूछता है कि क्या उसके दोस्त के पास उस तरह के इवेंट के लिए जरूरी कपड़े हैं, लेकिन वो किसी भी तरह उस जगह जाने की प्लानिंग नहीं कर रहा था। दुर्भाग्य से ऑर्डर्स हैं कि सारे स्टूडेंट्स, सिविलियन भी इस इवेंट में शिरकत करें। मैजिक एकेडमी में वापस कॉरिडोर्स से एक एग्जॉटिक लड़की गुजर रही है। उस लड़की का नाम मिल्पिया है और उसे एक क्लासमेट के लिए एक काम करना है। बिग मामा कहती है कि मैजिक एकेडमी में उसकी इन्फॉर्मेंट अगले साल ग्रेजुएट करेगी। जाहिर होता है कि वो नौजवान जिप्सी सिर्फ 16 साल की है और दिखाई देने से छोटी है। अपने साथी की ख्वाहिशों को नजरअंदाज करते हुए वो एकेडमी में दाखिल होने की कोशिश करती है। कहती है कि एंट्रेंस एग्जाम मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो स्किल्ड है। जब वो पढ़ रही थी, कोई पास बैठने की परमिशन मांगता है। जाहिर होता है कि वो प्रिंसेस और उसकी बॉडीगार्ड थी जिन्होंने जगह मांगी, क्योंकि वो कैपिटल में देर से पहुंची थी। वो सेरेमनी इवेंट में अटेंड नहीं कर पाई। जब तीनों बात करते हैं, रेडहेड अपने दोस्त से बातें करते हुए आती है। वो बताती है कि यह लड़की उसकी बॉडीगार्ड के साथ एक ही घर में सोती है। आखिरकार सब अपना परिचय देते हैं। जब जिप्सी दूर से बहुत गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की स्नो मंकी ट्राइब की लगती है, जो अजीब है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उस ट्राइब का कोई मैजिक एकेडमी में क्यों आएगा। ग्रेट मदर की जानकारी के मुताबिक तीसरी प्रिंसेस ने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का फैसला किया, इसलिए जनरल की भतीजी ने एक ही वक्त टेस्ट दिया उसकी गार्ड बनाने के लिए। उसे शक होने लगता है कि वो सोने के बालों वाली लड़की अफवाहों वाली प्रिंसेस हो सकती है। नाजुकी से वो उस नौजवान औरत का ध्यान खींचती है, कहती है कि पहले दिन किसी को ना जानना अजीब लगता है। क्लास के बाद एक छोटे इवेंट में इनवाइट करती हुए से वो अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वो दोस्ती को सच में समझती नहीं। फर्नांडो अपने फनाटिक्स के सामने सोचता है कि बड़े दिन से पहले ऐसा क्यों हुआ। सारे ऑकल्टिस्ट्स को दोष देता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और चोर को भागने दिया। जब कार्डिनल से शांत रहने को कहा जाता है तो उसका उल्टा असर होता है, उसे और भी ज्यादा नाराज करता है। जब वो आदमी झुंझलाया होता है, कोई कहता है कि जो चुराई हुई है वो सिर्फ एक रेलिक है माजी का, समझाते हुए कि वो सिर्फ शेर का साथ देते हैं क्योंकि उन्हें एक रोशन भविष्य पर यकीन है। कहते हैं कि वो एक पुरानी चीज की वजह से सारी योजनाओं को बर्बाद नहीं कर सकते। इसे वो बूढ़ा शांत होता है जो पूछता है कि बड़े इवेंट के लिए क्या फैसला किया है। बताया जाता है कि उनकी प्लानिंग कैपिटल की बड़ी एकेडमी में कुछ करने की है। आखिरकार प्रिंसेस के ग्रैंड बॉल का दिन आ गया और शहर में चहल पहल है। जिप्सी उन लॉग ऑन में से है जो इस इवेंट में शिरकत करेगी। एकेडमी में दाखिल हुए एक हफ्ते हो गया इन्फॉर्मेंट के रूप में और वो काफी कुछ जानने में कामयाब हो गई है। उसके शक सही निकले और यूरिया सच में जनरल की भतीजी है, जिसे यह मुमकिन होता है कि उसकी दोस्त प्रिंसेस हो। शर्तियां लगाते हुए कि बॉल में वो अपनी हाइपोथेसिस कंफर्म कर सकेगी।
अचानक एलिस आती है, अपने साथी का ध्यान खींचते हुए। मोचाओ बहुत अच्छे कपड़े पहने हुआ है, बताता है कि यह उसका पहला फॉर्मल बॉल है। पहुंचने पर एलिस का बड़ा भाई लीज अपना परिचय अल्फोंसो के साथ देता है। लीज नौजवान औरत को एलिगेंटली परिचय देता है। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट कुछ वक्त बाथरूम में बिताने के बाद दौड़ता हुआ आता है। वो लड़की कहती है उसके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। वो लड़का समझाता है कि कपड़े महंगी लग रही हैं क्योंकि मैडम से उधारी ली हैं, क्योंकि आज के इम्पोर्टेंट बॉल के लिए बहुत अच्छा पहनावा जरूरी था। वो लड़की और आम कपड़ों ने प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींचा। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखे बिना कुछ कहे। अजीब तरीके से मेड अपनी हाइनेस को बर्थडे के लिए तैयार कर रही है। मेकअप हो रहा है जब कोई कमरे में आके उसे मुबारकबाद देता है। जनरल और उसकी बॉडीगार्ड इवेंट के दौरान उसकी सुरक्षा के लिए आते हैं, बताते हुए कि वो सिर्फ बर्थडे मुबारक कहने आए हैं। अपनी दोस्त के पास आते हुए येरेरिया कहती है वो सच में सुंदर है और उससे कपड़ों से हसद हो रहा है, जिसे वो शर्माती है क्योंकि वो तारीफ सुनना पसंद नहीं करती ताकि उसका ईगो ना बढ़े। जाते हुए जनरल अपने घुटने से कहता है कि उनकी हाइनेस का ख्याल रखे। दोनों लड़कियों की दोस्ती से खुश है। वो ब्लॉन्ड पूछती है कि क्या उसकी साथी भी उसकी स्केल्ड मेड्स से मेकअप करवाना चाहती है। कुछ वक्त बाद इवेंट की मेन वेन्यू लॉग ऑन से भर रही है। दूसरी मंजिल पर एडवेंचरर टीम सब देख रही है, कमेंट करती है कि वो पहले से लोगों से भरी हुई है और इवेंट अभी शुरू भी नहीं हुआ। वो छोटा कहता है कि उसे कुछ भी नहीं परवाह सिवाय उस लजीज खाने के जिसे बनाया गया है। ग्रुप का नया साथी एनसी को कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर करता है। उसका चेहरा स्टडी करते हुए उसे लगता है कि यह कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आता। अचानक वो गंजा आदमी आता है, सबका ध्यान खींचता है। तब एक बार फिर अपना परिचय देते हैं, बताते हैं कि वो एक ही घर में रहते हैं। वो दाढ़ी वाला कहता है कि अपनी उम्र के ज्यादा साथियों से मिलकर खुशी हुई, यह मजाक समझते हुए कि वो हीरो जैसी उम्र का है और फॉर्मली बोलने की जरूरत नहीं। सबको चौंकते हुए यूरी एक बहुत सुंदर चेहरे के साथ आती है। अपनी साथी की खूबसूरती देखते हुए वो नौजवान लड़की की तारीफ करता है जो शर्मा जाती है। उसी पल वो ब्लॉन्ड आती है, महसूस करती है कि वो अभी तक ग्रुप से परिचित नहीं की। प्रिंसेस का रूप मेजेस्टिक है, पूरी सल्तनत की सबसे सुंदर और अटोन में से एक है। सारे मर्द हैरान हैं, खासकर हीरो। उसी वक्त जनरल एक रहस्यमय जगह की तरफ बढ़ता है। वो कैपिटल में एक पुराना छुपा हुआ घर दाखिल करता है। उस छोड़े हुए जगह में एक आदमी बैठ के खाना खा रहा है। विलियम कहता है कि उसे पहले प्रिंसेस से बात करनी चाहिए थी। परेशान होते हुए विलियम पूछता है कि उसका साथी इस इम्पोर्टेंट दिन कैपिटल में क्यों है। वो रहस्यमय इंसान प्रोटैगनिस्ट का अंकल निकलता है। बिना तरतीब के वो आदमी खाते हुए बात करने की कोशिश करता है। वो दलील देता है कि लॉगऑन के साथ खाना पसंद नहीं, इसलिए वो उस घर में है। जनरल को एक कागज का टुकड़ा फेंकता है, बताता है कि उसका सबसे छोटा भतीजा घर से भाग गया है जब उसने वो लड़का बनाया ताकि वो जाने की कैपिटल में किसे ढूंढना है। विलियम उस आदमी को अकेला छोड़ता है मामले का पता लगाने के लिए और कहता है वो प्रिंसेस को देखने जाएगा। लेकिन वो ड्राइंग ऐसे लगती है जैसी पाँव से बनाई हो, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कौन है वो। ग्रुप के साथ वापस हीरो बिल्कुल डांग रह जाता है जब लड़कियों को देखता है। उसे पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसे उसने पहले बचाया था। उसे पता चलता है कि उसकी यूनिफॉर्म में मैजिकल एनर्जी के निशान हैं और शायद वो मैजिक उसका दिमाग कंफ्यूज कर रही है या उसे सोचने पर मजबूर कर रही है कि लड़की के कपड़े क्यों एन्चांटेड हैं। वो वॉरियर अपने दोस्त को काफी देर से ख्यालों में खोए देखता है और उसका ध्यान खींचता है। वो घबरा जाता है क्योंकि अगर बोला तो वो लड़की उसकी आवाज पहचान लेगी। उसकी आंखों में देखते हुए वो सोचता है कि क्या लड़की उसे अथॉरिटीज के पास ले जाएगी, लेकिन वो लड़की खुद अपना परिचय देती है। कहती है कि उसने हीरो के बारे में काफी कुछ सुना है अपने दोस्तों की वजह से। चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ वो उम्मीद करती है कि उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी और एक जबरदस्त याराना। ग्रेट टेम्पल पर वापस ऑकल्टिस्ट्स बड़े दिन के लिए इकट्ठे हैं। शेर पूछता है कि क्या सब अपने फरज निभाने के लिए तैयार हैं।
वो फॉक्स से पूछता है कि इस बुरे मकसद को पूरा करने से उन्हें क्या फायदा होगा। फॉक्स बताता है कि इसे वो एम्परर को खत्म करने और पूरी एम्पायर पर हुकूमत करने का रास्ता पक्का करेंगे। वो लड़की का बर्थडे इन लॉग ऑन के लिए अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का मौका होगा। सबको जोशिलाते हुए वो कहती है कि निकलने और दुनिया पर इलाही न्याय लाने का वक्त आ गया। बॉलरूम में दोस्त बात कर रहे हैं, सिवाय हीरो के, जो जितना हो सके कम शोर करने की कोशिश करता है। जितना हो सके वो चुपके से अकेला कॉरिडोर में निकल जाता है। वो सोचता है कि ऐसी जगह उस लड़की से मिलना बहुत बुरी टाइमिंग थी। दुर्भाग्य से वो जानता है कि वो उसे नहीं पहचानेगी क्योंकि उसने पहले मास्क पहना था। चलते हुए वो सोचता है कि करीब आना अच्छा नहीं था और उसे जितना हो सके उससे बचना चाहिए। वो अपना मास्क दोबारा लेने के लिए एक ब्लैक पोर्टल खोलता है। उसे पता है कि उसके मास्क में मैजिक है जो लॉग ऑन की पहचान करने की शक्ति को कंफ्यूज करती है। इस इवेंट के बीच में किसी के उसे धुंधने की संभावना कम हो जाती है। अचानक कोई एमसी के पीछे से उसे जोर से हमला करने की कोशिश करता है। डॉज करने के बाद वो सोचता है कि यह क्या हो रहा है। उसका अंकल सामने आता है, वही लड़ाई शुरू करने के लिए बेकरार। आगे बढ़ते हुए वो कहता है कि टकराना ना करो ताकि चीजें और बिगड़े नहीं। शुक्र है हर बार पर वो लड़का डॉज करने में कामयाब होता है, कुछ वक्त ले लेता है। घबरा के वो पूछता है कि उसने क्या गलत किया कि उसे ऐसे मारा जा रहा है। वो आदमी बताता है कि उसकी प्लान उसे हराना है क्योंकि वो बहुत शक में लगता है और उसकी अपनी हरकतों में कुछ गलत नहीं। जब वो आदमी उस लड़के का ज़ोडियाक साइन पूछता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। पेशेंस खोकर वो कहता है कि वो चीजें 2 बार नहीं पूछता और लड़ने के लिए तलवार निकालता है। धूप पूरे शहर को रोशन करती है जब दोनों मास्क लॉक प्लान पर अमल करते हैं। गाय अपने साथी को कहती है कि कुछ अजीब हो रहा है और जब पूछा जाता है कि क्या एग्जैक्टली, वो कहती है कि अभी नहीं जानती क्या है, लेकिन कहती है कि बड़ी मात्रा में खून उस पर्पल औरत के स्कूल से बाहर आएगा। यह सुनकर वो पर्पल औरत अपनी दोस्त की इंस्टिंक्ट्स की तारीफ करती है। इसके अलावा वो कहती है कि उसे अच्छा लगता है जब चीजें गलत हो जाती हैं और सरको और लॉगऑन में डेस्परेट चीखें भर जाती हैं। लेकिन वो गाय को रियश्योर करती है, कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सिर्फ वहां देखने आई हैं। रूफटॉप पर लड़ाई लगातार जारी है जब अंकल मास्क वेल की तरफ धाई मारता है। नाराज होकर कहता है कि उसे तब सबमिट कर देना चाहिए था जब मौका था, जिसे एमसी डरता है और उसे शांत रहने को कहता है। दुर्भाग्य से उसकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाती, लेकिन वो वक्त पर बार डॉज करने में कामयाब हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि वो आदमी सच में उसे दुनिया से मिटाना चाहता है, वो सोचने लगता है कि पहले पूछे लिब्रा और पिसिस सवाल का मतलब क्या है। समझने पर वो पूछता है कि क्या सवाल कुछ स्पेसिफिक लॉग ऑन के बारे में है। खुद के लिए थोड़ी सी जगह बनाते हुए वो उस आदमी को कहता है कि वो गलत इंसान के साथ है, सोचते हुए कि वो बड़ा नक्षत्र के नाम बनाने वेल एक ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। लेकिन वो आदमी यह बहाना बिल्कुल नहीं मानता। वो दावा करता है कि वो सिर्फ एक सस्ता चोर है और उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि वो आम गुनाहों को रोकने वाला नहीं। वो उसका ध्यान खींचता है, उसे एक ही लेवल नाइट के रूप में सलाह करते हुए। वो कहता है कि वो वॉरियर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां है और हर कोई पर वक्त जाया नहीं कर सकता। किसी ऐसी इंसान को ढूंढना चाहिए जो सच में बदमाश लगता हो। जब वो यह सब कह रहा होता है, शहर में एक बड़ा धमाका होता है। यह मास्क वेल के लिए परफेक्ट मौका है अपने अंकल का ध्यान और जगह से हटाने का। यह देखते हुए कि हंटर बिजी होगा, वो निकलने लगता है। जब वो लड़का जाने लगता है, वो आदमी पूछता है कहाँ जा रहा है। हॉल में वापस एडवेंचरर्स मस्ती करते रहे, धमाकों से बेखबर। प्रिंसेस अपने कमरे में अपने बर्थडे के बड़े पल का इंतजार कर रही है। मेड सजेस्ट करती है कि वो नौजवान लेडी मेहमानों से बात करे जो खासकर उसे देखने आए हैं। वो बताती है कि नौजवान लेडी की ड्रेस पर एक डिस्टॉर्शन स्पेल है ताकि कोई स्कूल से उसे ना पहचान सके। वो कहती है बहुत अरसा हो गया ऐसा आउटफिट पहने हुए और वो अनकंफर्टेबल हो रही है। जाते हुए वो कहती है कि उसे ब्रेक चाहिए और जल्दी वापस आएगी। बालकनी पर होते हुए उसे अपनी पैदा होने वाली दिन याद आता है।
आधी रात को प्रोटैगनिस्ट ने उसे बचाया था। उसकी यादें उसे मास्क वेल को प्यार से मुस्कुराते हुए दिखाती हैं। कुछ मास्क लॉग कैसल के ऊपर से उस नौजवान लेडी को देख रहे हैं। इसी दौरान प्रोटैगनिस्ट जितनी जल्दी हो सके अपने अंकल से भाग रहा है। दुर्भाग्य से वो आदमी बहुत तेज है और करीब आ जाता है। वो सोचता है कि अगर उसने गलत मूव किया तो वो 2 हिस्सों में काट दिया जाएगा और उसे एक नई स्ट्रेटेजी सोचनी होगी। उसका ध्यान खींचने के लिए वो पूछता है कि बॉल में किसी ने बड़ा धमाका क्यों नहीं सुना। बताया जाता है कि जरूर प्रोटेक्टिव स्पेल्स होंगे और इसी वजह से कोई नहीं सुन पाया। लेकिन तभी शहर में एक और बड़ा धमाका होता है, दोनों का ध्यान खींचते हुए। इसे वो आदमी सोचने पर मजबूर होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन जिस पल वो रुक के सोचने के लिए उसे पता चलता है कि उसका टारगेट भाग गया। भागता हुए एमसी सोचता है कि वो धमाके टेररिस्ट्स ने किए होंगे जो पार्टी का अपने फेड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उड़ा हुए उसे समझ आता है कि यह सब होने की एक बड़ी वजह है। बालकनी पर वापस कल्टिस्ट्स ने अपनी मौजूदगी से उस ब्लॉन्ड का ध्यान खींचा। दोनों उस लड़की से कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए उनके साथ आए। वो लड़का समझता है कि हमलून का असली निशान प्रिंसेस है, लेकिन उसका अंदाजा गलत भी हो सकता है और पहले काफी आइडियाज ट्राई करने होंगे। सबसे बेहतर है भाग जाना, क्योंकि यह टेररिस्ट अटैक्स उसकी प्रॉब्लम नहीं है। आखिर में वो सोचता है कि शायद मकसद सिर्फ शहर में तबाही फैलाना है, और अगर ऐसा है और वो भाग गया तो उसके दोस्त शायद हार जाएंगे, क्योंकि धमाके टेररिस्ट्स के जल्दी मूव करने के लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगे। जाते हुए वो सोचता है कि कम वक्त में अपने दोस्तों को बचाना शायद मुश्किल हो। जब वो पॉकेट डायमेंशन से होरस की आनक वो मॉन्स्टर निकलते हैं, उसे बहुत बुरा लगता है कि आईएससी इस वक्त इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन कोई चॉइस नहीं। वो चीज खोलने लगती है और पूरे शहर में पर्पल एनर्जी फैलने लगती है। मैजिक से वो मास्क लॉग ऑन को देख सकता है। यह नतीजा निकलता है कि धमाके सच में डिस्ट्रैक्शन थे, और गहराई से देखने पर वो यह भी देख सकता है कि प्रिंसेस को ले जाया जा रहा है, जो बहुत चिंताजनक है क्योंकि वो लड़की बहुत डरी हुई है। वो नौजवान लेडी पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। कहती है कि अगर अनहोन यह करना जारी रखा तो बहुत बुरी तरह में मुश्किल में पड़ेंगे। डरी हुई वो उन्हें रोकने के लिए पैसा ऑफर करती है। नाराज होकर उन मास्क लॉग ऑन में से एक कहता है कि सब आसान होता अगर वो उसे बेहोश कर सकते, लेकिन दुर्भाग्य से वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस लड़की पर स्पेल्स काम नहीं करते। पास आते हुए वो लड़का उस नौजवान लेडी को धमकी देता है। कहता है कि वो एक लफ्ज और नहीं बोल सकती, नहीं तो नतीजे भुगतने होंगे। डरी हुई वो चीखती है, पूछती है कि यह लोग कौन हैं जो उसे धमकी देने की हिम्मत करते हैं। यह उस नौजवान को नाराज करने के लिए काफी है, जो एक पावरफुल हमला करता है। उसी वक्त वो लड़की चीखती है, आंखें बैंड कर लेती है ताकि मार का एहसास ना हो, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। जब वो आंखें खोलती है, देखती है कि उसके सारे किडनैपर जमीन पर हारे पड़े हैं, और कोई उससे चौंकते हुए कहता है कि बहुत अर्स बाद उस ब्लॉन्ड से मिलना हुआ। आखिरकार मिस्टर ल्यूपिनो आता है, फिर से दिन बचते हुए। अभी भी कुछ मास्क लॉग बच्चे हैं जो लड़ाई में घुस जाते हैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। हीरो उस नौजवान लेडी से कहता है कि छुप जाए, क्योंकि वो उसकी रक्षा करेगा। बच्चे हुए दुश्मन प्रिंसेस को वापस पाने के लिए एमसी पर धाई मारते हैं। एक ही बार में वो उन मास्क लॉग ऑन में से एक को बहुत दूर उछाल देता है, एक खास मारते हुए टारगेट के पीछे प्रकट होते हुए। वो पूछता है कि यह कैसी टेररिस्ट्स हैं। बचा हुआ किडनैपर तलवार निकालता है और आगे बढ़ता है, अपने अपोनेंट पर हमला करता है। स्किल्ड होते हुए हीरो फोकस करता है और वो बार डॉज करने में कामयाब होता है, उस पर कूद के। फिर वो अपनी रॉकेट पंच एबिलिटी टारगेट पर एक्टिवेट करता है। दुश्मन भीड़ों में आने लगते हैं, उस लड़के को हराना चाहते हैं। जो आ रहे हैं वो प्रोटैगनिस्ट को थका रहे हैं और वो पहले से नाराज है। एक और हमले को डॉज करते हुए उसे पता चलता है कि लड़ाई जल्दी खत्म होगी अगर वो मैजिक उसे करे। फिर वो उस मास्क्ड आदमी को एक पावरफुल एल्बो स्ट्राइक मारता है, उसे फौरन डिफीट करता है। स्टाइलिशली वो हवा में ही तलवार पकड़ने में कामयाब होता है, खुद को और बेहतर तरीके से बचाने के लिए।
मुस्कुराते हुए वो कहता है कि वो अपने दुश्मनों को इतना शोर नहीं करने दे सकता, इसे सब डरते हैं और एक ही बार में हारे जाते हैं। दूर से वो ब्लॉन्ड पूरी लड़ाई देख रही है, इम्प्रेस्ड होते हुए। प्लान है जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ ताकि बाकी दुश्मन ना आए। सब कुछ रैप अप करते हुए हीरो उस नौजवान लेडी से पूछता है कि क्या सब खत्म होने के बाद डेट पर चलेगी। हो जाए। वो उस लड़की को इस बेकार रिक्वेस्ट से बिल्कुल स्पीचलेस चोद देता है। अपने सारे सिपाही जमीन पर गिरे देख के वो शेर पास आता है, क्यूरियस। एक बचाने वाला अपने बॉस का ध्यान खींचता है, दावा करता है कि यह एक चोर का काम था। यह सुन के वो बूढ़ा सोचता है कि भगवान उसे एक सोने का मौका दे रहा है। वो चिल्लाता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके भगवान की सजा सुनानी होगी। धमाकों ने शहर को तमाम खंडार कर दिया। मलबे के बीच प्रोटैगनिस्ट का अंकल जिंदा है। धमाके की छोटी सी तरफ देखते हुए वो खुश है, यह सोच के कि कोई नहीं मरा। जब कुछ उसका ध्यान खींचता है, हंटर वक्त पर एक तीर डॉज करने में कामयाब होता है। वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जो जमीन में एक पर्पल ब्लास्ट रिलीज करता है। फिर एक मास्क्ड स्वॉर्ड्समैन सामने आता है। दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। अचानक वो आदमी एक ओपनिंग का फायदा उठता है और अपने अपोनेंट पर हमला करता है। वो उसे एक ही बार में हरता है, दीवार में पटकता है। इसे एक आदमी डर जाता है, जो सोचता है क्या हो रहा है। इसी दौरान और टेररिस्ट्स लड़ाई धुंधने आते हैं। लगता है यह लॉग हंटर का इंतजार कर रहे थे। जल्दी वो अपने सामने की फौज की तरफ एक बार में कई तीर चलाता है। एक बड़ा पत्थर आके गिरता है, उसे ऑलमोस्ट कुचल देता है। वो हैरान हो जाता है। बहुत ताकतवर होने की वजह से वो उस चीज को एक म्यूक से टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो पत्थर को एनर्जी देता है और उन्हें दुश्मनों की तरफ उछाल देता है। अचानक सोने की जंजीरें उसकी बाहों को बांध लेती हैं। जब कई दुश्मन सिपाही खून की प्यास लिए आते हैं, लगता है यह उस वॉरियर का आखिरी पल है। लेकिन बहुत स्ट्रेटेजी से वो जंजीरों को तोड़कर पलटावर करने में कामयाब होता है। लड़ाई नहीं रुकती, जो अंकल को नाराज करती है, जो थक गया है। बर्फ के एक ब्लास्ट के साथ एक रहस्यमय इंसान सामने आता है। वो विलियम पेंड्रिया, वो बड़ा जनरल निकलता है, जो सोचता है कि ब्लेड इस जंग के बीच क्यों है। अचानक वो हंटर समझता है कि अकेडमी के आसपास का कोई एरिया प्रोटेक्ट नहीं है। इसी दौरान कई धमाके होते हैं, जाहिर करते हैं कि अकेडमी के पास कई धावे हैं। यह टेररिस्ट्स के लिए हीरोज को घेरने का परफेक्ट मौका था। कैप्टन ऑबवियस को लगता है यह एक जाल है। शहर ऑकल्टिस्ट से पूरी तरह भर गया है। शुक्र है प्रोटैगनिस्ट उस लड़की के साथ छुपा हुआ है। यह जाने बिना क्या हो रहा है, उससे यकीन है कि यह लोग उनकी हाइनेस के पीछे हैं। उसी वक्त एक धमाका होता है और वो लोग उस जोड़े को देख लेते हैं, जो अजीब है। क्योंकि ल्यूपिनो ने एक कंसीलमेंट स्पेल इस्तेमाल किया, लेकिन उसे पता चलता है कि डाला ब्रेसलेट से सारे स्पेल्स से बचा रहा था। दुर्भाग्य से इसी तरह वो दोनों पकड़े गए। भागना मैनेज करने के लिए एमसी मैजिकली ब्रेसलेट तोड़ देता है उस मैजिक के हटने पर, और मास्क लॉग पास आते हैं। एक बार फिर वो लड़का अपने कारनामे दिखाने की इजाजत मांगता है। वो औरत को बाहों में पकड़ के उड़ा जाता है, अपने ट्रैक करने वालों के लिए पकड़ना मुश्किल करते हुए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन ऑकल्टिस्ट्स का लीडर एक पावरफुल मेज भी है। शेर इस बार चीजें बर्बाद नहीं होने देगा और लड़ाई में आ जाता है। अपना मैजिक एक्टिवेट करते हुए वो कहता है कि वो चोरों को भगवान की सजा देगा। पूरी स्पीड से वो एक बोल्ट चलाता है, जो दोनों को अपनी स्पीड से डरा देता है। आसमान में एक बड़ा धमाका जाहिर करता है कि वो दोनों हमेशा के लिए हारे, लेकिन अचानक वो आदमी गार्ड से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो लड़का बहुत पावरफुल है और उसने एक मैजिकल शील्ड बनाई। हैरान होते हुए वो पूछता है कि वो आखिरी फैसले से कैसे बचा। नाराज होते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो अपना सारा इल्म इस्तेमाल करेगा उस टेररिस्ट को हराने के लिए। धीरे धीरे उंगी वो सबको छुप रहने को कहता है और आग के बर्स्ट्स निकालता है। खुद को बचाने के लिए ल्यूपिनो आखिरी पल एरियल शील्ड एक्टिवेट करता है। वो लड़की आसमान में धमाकों से इम्प्रेस्ड है, अपने हीरो से प्यार में, तो वो उसके रास्ते में नहीं आएगी। वो उसे मैजिक से सोला देता है।
ब्रेसलेट की बड़ी मैजिकल एनर्जी की वजह से स्लीप स्पेल बनाए रखना मुश्किल होगा। उसी वक्त तीर अंदाज एनसी की तरफ तीर चलाते हैं। थका हुआ वो मजाक करता है कि यह उसके खिलाफ काम नहीं करता क्योंकि वो आसानी से अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन एक स्वर्ड्समैन उस लड़के के पास आता है। शुक्र है आखिरी पल पर उसकी स्ट्राइक मैजिकल शील्ड से ब्लॉक हो जाती है। एक बार फिर कोई भी बार उस मेज पर काम नहीं करेगा जो बहुत स्किल्ड है। लीडर के दो दरे साथी उस प्लेयर को हराने के लिए मिल जाते हैं। डॉज करते हुए वो दो शील्ड्स एनर्जाइज करने में कामयाब होता है। बार को रोक के नाराज होते हुए आयमो पीछे से सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब हीरो उल्टा उड़ता है। वो लड़का यह सब करता है और हमले डॉज करता है अपनी गर्लफ्रेंड को बाहों में पकड़े हुए। फिर वो लगातार डॉज करता रहता है, एक पावरफुल एनर्जी स्ट्राइक चार्ज करते हुए सीधा उस सेफ्ट बालो वेल मास्क में धमाका करते हुए अपने साथी को स्कार से हारे देखकर वो हैरान हो जाता है, जिसे एनसी मजाक करता है कि उसके दुश्मन की अभी पहली चिंता बचना है और ज्यादा देर नहीं लगती कि उसे एक सीधा बार से हरा दिया जाए। उसे भी गिरा के तीरों की बारिश उस छोटे वेल पर रुकने का नाम नहीं ले रही। थके हुए भी वो तीरों को रोक के अपने राइवल्स के खिलाफ एक और स्ट्राइक चार्ज करता है। तीरों को वापस फेंकता है, कहता है कि छोटे मछली को समंदर में रहना चाहिए। अपने दुश्मन के दिल पर घातक निशान लगाते हुए नाराज होते हुए शेर प्रोटैगनिस्ट से यह धित्ती बंद करने को कहता है। एक डिवाइन मैजिक एक्टिवेट करता है। सोचता है कि यह भगवान का अजाब है, जिसे वो लड़का कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता उस बूढ़े की बातें। थका हुआ वो एक एटॉमिक एनर्जी बॉल चार्ज करने लगता है और उसे यकीन है कि इस मामले में सजा टेररिस्ट को मिलनी चाहिए। यह देखकर हैरान हुआ कि उसके अपोनेंट ने बॉल डॉज की। लड़ाई खत्म करने के लिए हीरो दुश्मन पर आग की बारिश करता है, सोचते हुए कि उसे डॉज करना मुश्किल होगा। दुर्भाग्य से वो बहुत पावरफुल है और अपना वाइंड मैजिक एक्टिवेट करता है, खुद को बचाता है। फिर भी हमले इतने तेज हैं कि वो अभी भी उसे काफी नुकसान पहुंचते हैं। टावर के लिए वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से हमला करता है। खुद को डिफेंड करते हुए ल्यूपिनो कहता है कि वो बार एक बूढ़े के लिए अच्छी थी और वो आखिरकार तैयार होता है न्यूट्रॉन बॉल फेंकने के लिए। वो एनर्जी इतनी बड़ी है कि पूरा आसमान रोशन हो जाता है, दूर के टेररिस्ट्स को चौंकते हुए। भविष्य का सिर्फ एक रास्ता है, 7 भाले कहते हैं के मुताबिक, और वो सिर्फ एक ही जवाब का नतीजा होगा। लेकिन हीरो एक ऐसी वेपन का जिक्र करता है जो केल्टिक माइथोलॉजी में जानी जाती एक भले की तरफ इशारा करता है। यह उसके वार का नाम है, जिसे आसमान में एक धमाका होता है। बहुत तेज होने की वजह से शेर के लिए डॉज करना नामुमकिन हो जाता है। दुश्मन पर धमाका इतना जोरदार है कि तारों भरे आसमान में मीटियोराइट गिराते हैं। दूर से वो दोनों जनरल्स जीत देखते हैं। हेनरी को पता चलता है कि मैजिकल एनर्जी लेवल्स हद से ज्यादा हो गई हैं। शहर खंडार में है, जबकि इस सब का जिम्मेदार गिर हुआ पड़ा है। अचानक जाग के वो अपने सिपाहियों को अपने आसपास गिरे देखता है। उसके सबसे भरोसेमंद के मुंह से खून आ रहा है। मारियो के जिंदगी के आखिरी पल अपने लीडर से अपने मकसद हासिल करने की दरख्वास्त में गुजरे, यह देखते हुए कि उसने एक सिपाही से ज्यादा खोया है, एक महान दोस्त। वो रोने लगता है। उसके बाद वो खांसता है क्योंकि उस बार की वजह से उसके अंदर के ऑर्गन्स डैमेज हुए हैं। सामने आते हुए हीरो जानता है कि वो उसे ठीक नहीं होने दे सकता। बिल्कुल पेशेंस नहीं रही सुन के वो ऑकल्टिस्ट की बकवासे। दुर्भाग्य से उसी वक्त वो ब्लॉन्ड जाग जाती है जब स्पेल खत्म होता है। उसी पल वो आंखें खोलती है और देखती है कि सब ठीक है। उसे बचाने के लिए वो दोनों दोस्त उनकी हाइनेस के पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या लड़की ठीक है और चेक करते हैं कि उसे कोई चोट तो नहीं। दिन बचाने के बाद शहर अपनी रूटीन की तरफ वापस आ जाता है। भीड़ में चलते हुए जिप्सी किसी छुपे हुए जगह की तरफ जा रही है, एक अंधेरी गली में दाखिल होते हुए बिना किसी के नोटिस किए अचानक कुछ उसका ध्यान खींच लेता है। जब वो देखती है उसे पता चलता है कि वो फौजियन से घेरी हुई है और उसके सामने एक लीडर है। पास आते हुए सरदार कहता है, बहुत अरसा हो गया मिल्पिया को देखे। अपना परिचय देता है, ग्रेट मदर की इंटेलिजेंस कंपनी की मुखिया के रूप में।
बेकरार होते हुए वो पूछती है कि उसका साथी एलिमिनेशन स्क्वाड के साथ यहाँ क्यों है, जिसे वो नौजवान औरत समझती है कि वो दुखी लड़की नहीं जानती कि क्या हो रहा है। एक कागज का टुकड़ा मैजिक से हाथ में देके जब वो देखती है, उसे पता चलता है कि लॉगॉन ने उस टेररिस्ट के साथ उसकी फोटो ली थी। लीडर समझाती है कि वो सब समझ गई और वो लड़की की योजनाओं को भी। यह देखते हुए कि वो पकड़ ली गई, वो झूठ बोलने लगती है, कहती है उसने यह कभी नहीं किया और दुर्भाग्य से किसी गद्दार के लिए कोई बहाना नहीं होता। उसकी तकदीर पहले से तय, अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देते हुए वो उस लड़की को एक आखिरी बार अलविदा कहती है। यह देखते हुए कि वो हारने वाली है, वो दावा करती है कि सब गलती कर रहे हैं। अचानक जमीन पर लाल खून टपकने लगता है और जिप्सी आखिरकार हारी जाती है, बुरी तरह से। सच में यह एक गलती थी और वो जनरल खुद धोखे में आई। उसके आखिरी पल कुछ समझे बिना यह सोचते हुए गुजरे कि क्या हो रहा है। आखिरकार जाहिर होता है कि कागज नाली था और उसमें उसका चेहरा था। ग्रेट मदर पास आती है, पूछती है कि क्या उन्होंने सच में सोचा था कि वो उसे कमजोर मैजिक से धोखा दे सकती हैं। जाहिर करती है कि असली गद्दार कंपनी की मुखिया है। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वो उस नौजवान औरत को एक आखिरी अलविदा कहती है। जब वो उसे चीखते देखती है, दारी हुई जिप्सी यह सब बर्बरता देखती है, नहीं जानती क्या करे, और खबर है कि अब हेडक्वार्टर्स लीडर का ओहदा खाली हो गया है। पास आते हुए एलिगेंटली उसकी मेड को वो हुक्म देती है कि अब से वो कैपिटल के अंदर अपनी बैरक्स संभालेगी। से वो लड़की डरी जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या वो इसके लिए तैयार है। चॉइसेस के बारे में सुनना नहीं चाहती, वो किसी और दिन खाने पर बुला के चली जाती है। दिन डरी हुई वो पूछती है कि उसकी दोस्त ने उसे क्यों नहीं बताया कि यह होने वाला था, लेकिन सेडिस्टिक तरीके से मॉम जाहिर करती है कि उसे सरप्राइजेस पसंद हैं। उसी रात कहानी रॉयल पैलेस पर शिफ्ट हो जाती है। पूरे हमले के बाद प्रिंसेस आखिरकार अपने बर्थडे पर सो सकती है। हॉल के पास बैठते हुए प्रिंस अपनी होने वाली बीवी को रेस्ट करते देखता है। फिर उसे एक मीटिंग में बुलाया जाता है जहां कैपिटल के बहुत इंपॉर्टेंट लोग मौजूद हैं। इनमें हैं वो पावरफुल जनरल्स ब्लेडी और विलियम पेंड्रिया। एम्परर कहता है कि जंत से वो बड़ा प्रिंस अपनी पहली मीटिंग में देर से आया। आम अंदाज में वो ब्लॉन्ड माफी मांगता है, कहता है अगले बार नहीं होगा। बेकरार होते हुए जनरल ने कहा कि मीटिंग आखिरकार शुरू हो।